औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। दो चार बातें करने का दिल चाहता है साइंस के अलावा भी। तो अगर आप में से कुछ लोगों को इत्तेफाक हुआ हो डीन फैकल्टी ऑफ साइंस जाने का, तो उसकी मेन इंटरेस्ट से अगर आप अंदर दाखिल हों तो आपको एक बहुत बड़ा इस तरह का लगा नजर आएगा। बाहर मेन गेट पे बहुत बड़ा पोस्टर है और इसके ऊपर एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखी है। मेरे जिंदगी के 31 साल इस जगह गुजरे हैं। मैं कई दफा वहाँ वाइवा के लिए गया अपने बच्चों के, लेकिन हुस्न इत्तेफाक है कि वो हदीस पढ़ने का इत्तेफाक मुझे देर से हुआ। लेकिन ये वो मेन दीवार पे जो लिखी है, मैं चाहता हूँ आपसे वो शेयर करूँ। सब कुछ लर्निंग साइंस नहीं होती, साइंस के अलावा भी हिकमत और बहुत सी अच्छी बातें जो कि सीखनी चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का तर्जुमा मैं कर रहा हूँ आपके लिए, इल्म सीखो। ये उसकी दीवार पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं जाके। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस शख्स को जिसके पास ये आइडिया आया और जिसने वहां लगाया। मेरी ख्वाहिश है कि सब पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म सीखो, इल्म के लिए दिल जमई और वक़ार सीखो। अब चूंकि उर्दू थोड़ी सकील है, इसलिए मुझे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। दिल जमई कहते हैं कंसिस्टेंसी को, और वक़ार कहते हैं करेज को। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इल्म हासिल करने के लिए कंसिस्टेंसी और करेज है। इसी हदीस का जो दूसरा हिस्सा है, और जिनसे इल्म हासिल करो उनकी अताअत और ताज़ीम करो। ये फुल हदीस का मैंने तर्जुमा आपके लिए किया। अल्लाह पाक आपको समझने, इल्म हासिल करने और उस्ताद की इज्जत करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। मैं माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर तनवीर। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि he worked with me for more than 2-3 years in my lab, research officer, and later he moved to Sweden for PhD, where he completed his PhD. I don't know much from the paper, but I know the conclusion that he obtained his PhD with cum laude. This is one of the best rank in getting the PhD. And later what he did, the several postdocs, attended, published the papers in very high impact journals, including the last I read was in Nature, with his contribution to establish anaerobic fermentation system for anaerobic probiotics culture, and establish many companies in Sweden. That's the highest achievement for a Pakistani student to achieve. Currently, he is working as associate professor in the university in Sweden. Rest of the introduction he will make himself, because when you do science, there is a lot of things to introduce for science rather than just verbal blah blah. So I really pleased to introduce Tanveer and invite him to give a lecture. He was invited in Islamabad for a conference for ACS, and luckily I request to come here and also give a lecture here for his contribution in science. Really fantastic. I hope you enjoy. Dr. Tanveer. थैंक यू डॉक्टर आबिद फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। और मुझे ये बात कहने में आर नहीं है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो मैंने साइंस सीखी वो आपसे ही सीखी मैंने। और वही जो कल्चरिंग और वही जो हमने बेसिक साइंस सीखी, मैं उसी को ही लेकर आगे चला, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी हो वो उसी की बदौलत। तो मेटाबॉलिक disasters don't just happen, they are triggered by a series of critical events.
One of the key event is the change in gut microbes, the microbes which are residing in our gut. So this is the whole pipeline which I set up, and this is somewhat my expertise to work with microbes which are residing in our gut and culturing them, understanding them, and develop them into products. So there is some conflict of interest because I am associated with some companies, so some data might be confidential. So this is the outline. What we are going to learn today is about the gut microbiota and the concept of gut microbiome, microbial metabolism, and how we can develop these microbes into the products. So let's start the story. So once upon a time, a happy couple was living in a village, and due to this happy life, they were blessed with a beautiful child. And this child is now a grown-up man. And what is interesting is that this man eats around 17 tons of food in his entire life and produce a fecal material which is equivalent to these three big giant elephants. And what is more interesting is that 50% of the feces is composed of these microbes. So in a nutshell, the fecal material we produce in our entire life or daily is composed of 50% microbes. So this indicates that we harbor enormous amount of microbes in our gut. So the concept is very clear that what microbiota is. So the microbes that are associated with an organism is called as microbiota. For example, those microbes which are associated with plant are called as plant microbiota. And those microbes which are associated with humans, human microbiota. And then there is a subcategories. The microbes that are associated with our skin is called as skin microbiota. And those which are residing in our oral cavity is called as oral microbiota. And those who are residing in our gut is called as gut microbiota. And you can think about the different niches in the human body. And what is interesting is that the diversity of these microbes, as we discussed, is so huge that the feces we produce every day is composed by weight half of these microbes. So you can think about and you can see the diversity here. If you count your body cells, so you have almost the same number of microbes residing in your gut. And the genes these microbes have is 100 times more. So when you talk about microbes in relation to their genes, so this is called a gut microbiome. So gut microbiome means so the microbiota together with their genes. For example, you say that this is a bacteria which I take from my microbiota, right? So from feces we extract some bacteria, for example, Enterococci or whatever. And you want to study the lipase, protease, or whatever gene. And when you talk about that this microbe has this particular gene, so this is your gut microbiome. But you can see that if you gram stain the feces and you see under the microscope, there are so many microbes here. So you cannot culture each and every microbe. So what you have to do, you have to extract the DNA from the sample. And when you take out all the DNA and then you sequence it and then you want to align. So this is called as metagenome. So when you take out the DNA from your microbes, gut microbiota or whatever, and then you want to study that DNA, and this is called as metagenome. So when we talk about metagenome, so it means that we are purely talking about the microbes in relation to the DNA or the gene simply. When there are so many microbes living, so the environment by default becomes anaerobic. And as you can see that this is a metagenomic overview. And this is the fecal sample which is collected all across the world. And then they extract the DNA from those species and they want to categorize. And you can see here at the phylum level, here Firmicutes, Bacteroides, Actinobacteria, and so on. And at genus level, you have Bacteroides, Faecalibacterium, Bifidobacteria, Leptospira, Roseburia, and so on. And of course, each and every microbe is there for some specific role.
some microbes are specialized in degrading fibers, because these microbes, remember, they have 100 times more genes as compared to our genome. We cannot digest each and everything. We cannot digest like starch. There are many more compounds that we cannot digest. And what is interesting is that there is an evolution in food. For example, sucralose, artificial sweetener. Think about if you go past 10, 20 years before or even longer. Our gut has never seen those compounds. So these compounds, when they come in contact with our gut microbes, so they exert some selective pressure on there, and they play a role in the selection and evolution of these microbes. So in a nutshell, जिस तेजी के साथ हमारी डाइट इवॉल्व हो रही है, उस तेजी के साथ हमारे गट माइक्रोब्स है वो इवॉल्व नहीं हो रहे. Why? Because there is a limited space in our gut to accommodate these microbes. How we acquire these microbes? Think about a bare rock. You have lichens, the combination of algae and fungi. Biomass, soil formation, disintegration of the rock, pteridophytes, and then you have a rainforest there. And this is called as plant succession, which starts from an open rock and end up into the rainforest. So the same things happen in our gut. So as per today's knowledge, we know that we born with the sterile gut. When we born, there is no microbe in our gut. And then right after birth, just within few minutes, there are some specific microbes that start to colonize in our gut. And you can see that the Lactobacilli, Streptococci, and Bifidobacteria. And these microbes are relatively fairly tolerant to oxygen. Think about a baby gut. There is no bacteria, sterile environment, and they are start acquiring microbes from the environment. An environment is favorable to colonize the bacteria which can tolerate oxygen. And it's logical that how anaerobic bacteria will survive in this environment. Different bacteria require different conditions to grow. Now think about a baby who is born by a C-section. Antibiotic exposure early, right? And he did not follow the natural birth way, the natural birth path. Microbes start colonizing from the environment. Pathogenic bacteria, they start to colonize it. And now you can look at the modern data, the recent data, you will find that autism, colic, functional gastrointestinal disorders, any of this disease associated with one of the confounding factors. Birth, normal delivery, C-section, early exposure of food, breast milk versus formula feed, preterm, right? So you will always find this condition associated with initial disorder. And then what happens when the primary colonizer, they start to grow, they make environment anaerobic. Because oxygen is fairly soluble in water, right? It's not readily soluble in water. And these microbes make the environment little bit negative. And we can say that this makes the gut little bit, the redox potential on the negative side. And redox potential is basically an indicator of how oxidizing or reducing an environment is, right? Or redox potential basically gives an idea that how reducing or how oxidizing a solution or substance could be. And then what happens? The baby starts eating solid food. And this is the time when the gut microbes are stabilized and start mimicking to their parents. So the solid food is the cut point in production of the solid food when the gut microbes are become mature.
And you can see that sometimes after 6 months to 1.5 years. So these are some secondary colonizers, and then at that time we say that this is how the climate community has been reached. So a lot of research has been done on the early exposure of xenobiotics and the development of the gut microbiota and the disease. And what we are doing now, we have cohorts. तो हम जो उनको फॉलो कर रहे हैं कि वो बच्चे जो कि पैदा हुए और अब वो 5-5 साल के हो गए, तो हम उनको बेसिकली अर्ली लाइफ से लेके हम उनको लेटर ऑन लाइफ तक उनको फॉलो कर रहे हैं. Now the question is that can we live without gut microbes? क्या हम अपने माइक्रोब के बगैर जिंदा रह सकते हैं? ओपन क्वेश्चन. देखिए हम जब पैदा होते हैं तो माइक्रोब्स नहीं होते. We born with a sterile gut, and that's why this gut microbiota is an environmental factor. Yes, we can live without them. हमारे पास कुछ चूहे होते हैं जो कि हम स्टेराइल एनवायरनमेंट में उनको ग्रो करते हैं और दे लैक माइक्रोब्स. जब उनमें माइक्रोब्स नहीं होंगे तो अगर मैं उनके ब्लड का या प्लाज्मा का मेटाबोलोमिक्स करूंगा तो उसके अंदर कोई भी वो कंपाउंड नहीं होगा जो कि गट माइक्रोबायोटा से ड्राइव होकर उसकी ब्लड सर्कुलेशन में आ रहा होगा. लेकिन वो जो चूहे होते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं. उनका इम्यून सिस्टम जो वो वेल डेवलप नहीं होता. वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एड्स का मरीज. तो हम भी गट माइक्रोब्स के बगैर जिंदा रह सकते हैं, बट वी विल बी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज. तो हम एक हेल्दी लाइफ जो है वो नहीं गुजार सकते हैं इनके बगैर. So what I did, and this is the start of the redox kinetics of the human gut. मैंने दो चूहों के ग्रुप लिए और एक वो ग्रुप लिया जिसके अंदर कोई माइक्रोब नहीं था, and these mice are called as germ-free mice, and I colonized them with Lactobacillus rubreae, which is now reclassified as Mimosy Lactobacillus rubreae. And as you can see here, the brown, 0, and stomach, and this is the different part of the intestine, and this is the cecum. Cecum is like colon in human. जैसा हमारे अंदर colon होती है तो चूहे के अंदर उसका जो part है वो एनालोगस वो cecum है. और cecum जो है उसके 3 हिस्से A, B, C. जैसे colon अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो colon इस तरीके से है और ये बीच में जो ये small intestine है humans के अंदर इसी तरीके से 3 part है. This is very clear that the gut microbes actually paves the way for the colonization of the secondary. और redox potential ज़्यादा negative होने का मतलब क्या है? You have more free electrons available in the system, right? आपने reducing agent का नाम सुना होगा जैसे cysteine है, ascorbate है, glutathione है, thioredoxin और so on. तो जब इनको किसी भी सॉल्यूशन में आप ऐड करेंगे तो वो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी वहां पे बढ़ जाएगी, एंड वी कैन जब आप उसका रिडॉक्स पोटेंशियल मेजर करेंगे तो इट विल बी नेगेटिव. And then I did a very dirty experiment. I take a human fecal sample and I just put it in salt with agar, and then I use my biosensor to quantify, to measure the redox potential. आप लोगों ने वो तो देखा होगा मल्टीमीटर जो होता है जिससे जो है वो वोल्टेज वगैरह की जिसका नापते हैं, जिसके 2 तार होते हैं, मल्टीमीटर जो होता है उसके अंदर वोल्टेज होता है. अगर मैं उसको किसी बैटरी के अंदर और उसको डीसी मोड पर रख के करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि इस बैटरी का ये जो सेल है इसका वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट, 3 वोल्ट. इट्स द सेम डिवाइस. ठीक है. And then we measure the voltage and you can see that pieces जो सरफेस है उसका जो वोल्टेज है वो मोर पॉजिटिव है, और जैसे जैसे आप पीसेस ये जो येलो कलर है यहाँ पर ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि वोल्टेज एट द सरफेस, एंड वोल्टेज इज एक्चुअली एन इंडिकेशन ऑफ द रिडॉक्स पोटेंशियल. एंड देन इफ यू गो लिटिल बिट डीपर यू विल सी दैट द रिडॉक्स पोटेंशियल गोस नेगेटिव. तो इसकी दो वजह है. इसको मैंने एनारोबिक अपनी तरफ से तो हैंडल करा जितना मैं कर सकता था. देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज दैट द पीसेस
which is coming out from the lumen. So when they are in contact with the gut mucosa, so there is a constant diffusion of oxygen. So that's why it's a little bit more positive. And the second explanation is that during the processing, that fecal sample is exposed to oxygen, and that's why the environment at the surface become oxidized, right? तो इसको मेजर करने के लिए सेंसर्स होते हैं फैंसी, मेरे पास वो सेंसर्स है, बट आई जस्ट मेजर इट फ्रॉम माय मल्टीमीटर। तो जैसा मैंने बताया कि ये हमारे सेल और होस्ट माइक्रोब्स हमने ये पब्लिश करा पहले, और 2015 में, तो अब ये जो बच्चे तकरीबन ये 9 से लेकर 10 साल के हो चुके हैं, तो अब हम इसको हर 5 से लेकर 10 साल बाद हम इस पेपर एक ही पेपर पब्लिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो जैसे जैसे वो बॉर्न हुए और कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर। So some basic definitions. Probiotics are the good bacteria which has positive impact on your health, and this is one of our products, Biogaya, and which are the bacteria Lactobacillus yeast. And there are some fibers which selectively increase these good bacteria, and they are called as prebiotics. अगर आप इन दोनों को मिला लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिम्बियोटिक बन जाएगा। जैसे मैंने बताया कि हम हर चीज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हर चीज हजम नहीं कर सकते, तो इसी तरीके से जो रेजिस्टेंट स्टार्च है फॉर एग्जांपल, या जो जौ होता है, जो ओट्स जो होता है, तो ओट्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फाइबर्स होते हैं जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और वो जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो कहाँ पर एंड अप होगा, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंड अप होगा, एंड दिस इज अवेलेबल फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटीज। Then there is another term which is called as postbiotic. अब विनेगर जो होता है, दिस इज आल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन व्हिच इज एसिटिक एसिड। इसी तरीके से योगर्ट है और बहुत सारी चीजें। तो बैक्टीरियल मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टबायोटिक। और आजकल जो है वो पोस्टबायोटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी की जा रही है, because postbiotics are actually the compounds that can interact with your immune system as well. इसके आगे बात है। उसके बाद एक और टर्म यूज की जाती है जिसको बोलते हैं पैराबायोटिक्स। पैराबायोटिक्स का मतलब क्या होता है कि द बैक्टीरिया व्हिच इज इनएक्टिवेटेड, आपने उसको क्या करा, पास्चराइज कर दिया कि उसकी इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी जो है वो हो ही रही है, लेकिन वो वायबल नहीं है, वो ग्रो नहीं कर सकता, एंड दिस इज कॉल्ड एज पैराबायोटिक। Then there is another term which is called as next generation probiotics. हमने बात करी थी मेटाजीनोम की। ये मेटाजीनोम का मतलब क्या होता है कि आप फीकल सैंपल लें, उसमें से डीएनए निकालें और उसके बाद स्टडी करें कि इसमें कौन कौन सा माइक्रोब्स हैं या कौन कौन सा नहीं, आप उसको आइडेंटिफाई करें। अब क्या है कि हम दो कोहॉर्ट्स ले लेते हैं। कोहॉर्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। अच्छा, अब ये लॉजिकल नहीं है कि एक ग्रुप, मेरे पास एज है वो 20 से 25 साल है और दूसरा जो है वो मेरे पास 80 साल 70 साल के बूढ़े लोग हैं। तो जब हम कोहॉर्ट्स बनाते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एज, बीएमआई और उनके बहुत सारे जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको भी मैच करते हैं, ठीक है। तो मैंने दो कोहॉर्ट लिए और एक जो है वो डायबिटिक है और एक नॉन डायबिटिक है। आप देखें जो डायबिटिक है उसका अगर आप सोचें तो वो खाली मेटफॉर्मिन नहीं ले रहा होगा, ग्लूकोफेज नहीं ले रहा होगा, वो बहुत सारी और भी मेडिकेशन ले रहा होगा। और अगर मैं उसके फेसेस के अंदर उसके गट माइक्रोबायोम को एनालाइज करूं तो वो खाली प्योरली डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वो नहीं होंगे, बल्कि तो बहुत सारे बैक्टीरिया वो होंगे जिसको मेटफॉर्मिन क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको मेटफॉर्मिन डिक्रीज कर रही होगी। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब एंटीबायोटिक्स आप लोगों को दी जाती है तो एंटीबायोटिक्स देने की वजह से क्या होता है, कहते हैं यार कमजोरी हो जाती है। वाई? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एंटीबायोटिक तो विटामिन बी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो हमारे गट के अंदर रहते हैं वो कम हो जाए। आपने देखा होगा मुंह में अक्सर छाले भी निकल आते हैं बहुत सारे लोगों के, लिवर फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करते, पॉलिटिक्स बहुत सारी सकती है। तो मेटाजीनोम की वजह से
एक हेल्दी और एक बीमार, ठीक है, दो कोहॉर्ट के अंदर हम देखें कि ये वाला बैक्टीरिया जो है ये अच्छा बैक्टीरिया है जो कि हेल्थ से एसोसिएटेड है, और वो बैक्टीरिया क्या कहलाएगा, नेक्स्ट जनरेशन का। अच्छा, अब एक और टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं एलबीबीज। अगर आप किसी भी चीज के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि ये इससे ये वाली बीमारी ठीक होगी, तो वो चीज क्या बन जाएगी, ड्रग, मेडिसिनल प्रोडक्ट बन जाएगी। जो आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स है, अगर आप उसमें लेबल लगाते हैं कि दिस इज गुड फॉर वेल बीइंग, इसको खाकर जो है वो मैं अच्छा महसूस करता हूँ, ठीक है, या अगर मैं ये खाता हूँ तो फिर मेरी बीवी से झगड़ा कम होता है मेरा, तो वो चीज क्या होगी कि वो ड्रग में नहीं आएगी। दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल प्रोडक्ट, एंड दिस अगेन गोज टू, लेकिन जब आप किसी चीज को ड्रग का क्लेम करते हैं, जब कोई चीज ड्रग का क्लेम करेंगे तो फिर आपको उसकी पूरा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, आपको उसकी सेफ्टी शो करनी पड़ेगी एनिमल्स में, आपको उसकी सेफ्टी ह्यूमंस में शो करनी पड़ेगी क्योंकि आप ह्यूमंस के अंदर उसको कर रहे हैं, फिर आपको उसकी एफिकेसी भी शो करनी पड़ेगी। एफिकेसी का मतलब क्या है, वो काम करती भी है या नहीं करती, ठीक है। अब वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्जाइमर डिजीज है, आप उसके ऊपर अगर कोई स्टडी करेगा तो उसका जो है उसको 20 से 25 साल तो उसको चाहिए उसको स्टडी करने के लिए, उसके लिए फिर उसके बाद कोई दूसरा मॉडल हो ऐसा अल्टरनेटिव जिसके अंदर वो डिजीज को एक्सेलरेट करके उसको किया जाए। सो then we move to the metabolism, and this is quite interesting. मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। And metabolism is just extract the energy from a glucose or whatever. अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो आप देखें कि जो दोनों में सिमिलरिटी है वो ये कि दोनों तरह की जो रेस्पिरेशन है या मेटाबॉलिज्म है उसमें NADH, this is an oxidized form, and NADH is the reduced form, and oxygen is the final electron acceptor, and then that's why this is called as aerobic respiration. लेकिन when oxygen is not available as the terminal electron acceptor, so what they have to do, they have to produce short-chain fatty acids, and then they recycle their NAD back, which is available for the glycolysis. So this is the main difference. जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और short chain fatty acids produce करने पर, so this is not the energy efficient as compared to the aerobic respiration, and the net gain of ATP is much lower in fermentation as compared to the aerobic respiration. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो गट एनवायरनमेंट है वहां पर तो ऑक्सीजन है नहीं, 99.999% माइक्रोब जो हमारे गट के अंदर है वो सारे एनारोबिक है। हम खाना खाते हैं सुबह, ठीक है, टॉयलेट जाते हैं अगले दिन सुबह, तो मोर और लेस 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में ये बैक्टीरिया इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे हो जाते हैं, इट वाज अ क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से प्रूव करा था, शो करा था, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट, एंड दैट्स व्हाई आई रिसीव PhD विद cum laude distinction। बहुत सिंपल आइडिया था, कोई स्ट्रगल नहीं था। अच्छा, इसके अंदर एक और सबसे अहम चीज न्यूट्रिएंट, जो इंटेस्टाइन हमारे जो कोलोनोसाइट है, दे टेक 60% ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम दिस न्यूट्रिएंट, and this butyric from where it's coming from fermentation by the gut microbes. अगर आप सोचें कि आप ऑफिस से घर जाते हैं, घर जाकर आप खाना खाते हैं, आप खाना का जो पहला निवाला जो है वो मुंह में रखते हैं और वो जैसे ही पेट में जाते हैं तो आपको जो एक सुकून की फीलिंग आती है, right? And that feeling is driven by acetyl and the protein, which is also a byproduct of the fermentation. जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर स्टार्टिंग की फीलिंग नहीं होती, उनको पता नहीं चलता कि मैंने कब खाना से हाथ रोकना है, जस्ट मीटिंग की ईटिंग।
उसके अंदर क्या होता है कि प्रोपियोनिक एसिड, वो मैं यहाँ लिखना भूल गया, प्रोपियोनिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। तो प्रोपियोनिक एसिड जो होता है वो एक रेगुलेटर होता है, वे आर वाइगेशनल। दिस इज हाउ क्विकली दे आर कनेक्टेड। ग्लूकोज हमें पता है कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन है, राइट। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन। तो अगर 6 ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो उसमें से 3 कार्बन जो है वो निकलेंगे, तो लैक्टिक एसिड के 2 मोल निकलेंगे पर मोल ऑफ ग्लूकोज। को जो फर्मेंटेशन है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस इज क्वाइट गुड, राइट। इसी वजह से आप देखें कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो रिलेटिवली फास्ट ग्रोअर, फॉर एग्जांपल एंटेरोकोका, बेफिडोबैक्टीरिया एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन और बैलेंस, और ग्लूकोज में जैसे यहाँ मैंने लिखा है 24 इलेक्ट्रॉन है, तो लैक्टिक एसिड के पर मोल में जो 12 इलेक्ट्रॉन है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को भी चेक किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पोजल जो है वो प्रॉपर हो रहा हो। क्योंकि जब फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन के बाद जो जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, उसका जो वैलेंसी होती है वो 0। आप एफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन डंप कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द केस। क्यों? क्योंकि अगर कोई बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बना रहा है यहाँ पे, या लैक्टेट बना रहा है, तो लैक्टेट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट इज स्टिल रिड्यूस्ड, उसके पास स्टिल 12 इलेक्ट्रॉन है, 3 कार्बन है। अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया हुआ वो उसको फर्दर मेटाबोलाइज कर देगा। इसी तरीके से ब्यूटरिक एसिड जब बनता है, ब्यूटरेट जो बनता है, ब्यूटरेट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन 4 है, और इलेक्ट्रॉन कितने? 20। तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बैक्टीरिया के पास बच गए। ओके, अब उसको हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को डंप करना है। तो इसी वजह से आपने सुना होगा कि सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, या एक टर्म शायद आपने सुनी, अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नाइट्रेट रिडक्शन, आयरन रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो ये इसी वजह से बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स पर तलाश करते हैं, ताकि वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है वो उनको दिए जाए। इसी तरीके से आप ये देखिए फ्यूमरेट और सक्सीनेट, तो फ्यूमरेट में डबल बॉन्ड होता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस फ्यूमरेट को देते हैं, तो फ्यूमरेट क्या हो जाता है? रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाता है। एक जब हार्ट अटैक होता है या बहुत से दिल के मरीज में, वो एक गोली खाते हैं और उसका नाम है आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट, ठीक है। उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि जब वो जबान के नीचे रखते हैं तो वो फॉरन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करती है, वैसोडाइलेशन होती है। तो हमारे पेट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि आर्जिनिन जो है, एक अमीनो एसिड है, आर्जिनिन को नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो बहुत से बंदे आपको नजर आ रहे होंगे चलते फिरते घूमते, बहुत चिल होते हैं, ठीक है ना, चाहे कुछ भी दुनिया इधर से उधर जाए, बहुत चिल होते हैं, कूल एंड काम होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद द फिटनेस। बहुत से लोग हैं वो वैसे ही परेशान हो गए होते हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ वैसे ही परेशान हो रहा हूँ कि पता नहीं जो मैं बोल रहा हूँ इनको समझ आ रही है नहीं आ रही है। तो also try to protect mind। देखिए, हमें जो वो मुतदिल रहना चाहिए, ठीक है, गट माइक्रोब्स का रोल है, बहुत ज्यादा रोल है, बट देयर इज वन मोर फैक्टर, वो हमारा जीनोटाइप। अब जीनोटाइप में तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मेरे जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, जो म्यूकस है, वट एवर जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, वो जाहिर सी बात है कि वो भी डिफाइन करेगी कौन सा माइक्रोब वहां पर रहेंगे नहीं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, लेकिन इसको सिंपल जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि कुछ बैक्टीरिया जो है, तेरे सारे बैक्टीरिया मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, तो तुझसे वो न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करेंगे, कुछ एसिडेट, कुछ प्रोकैरियोट, कुछ सक्सीड। लेकिन अगर मैं ह्यूमन फीकल सैंपल के अंदर इनकी एनालिसिस करूं, ठीक है, तो 20 मिलीमोलर न्यूट्रिएंट, 60 मिलीमोलर एसिटेट एंड 20 मिलीमोलर प्रोपियोनेट, ये 3 हमें मोस्ट अबंडेंट फैटी एसिड मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जो है ये 2 अबंडेंट फैटी एसिड्स हैं, और इनको क्वांटिफाई करने के लिए आपको एलसीएमएस करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पेट में जो है वो हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से प्रोड्यूस होती है, और ये पैराडॉक्सिन जो ये भी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट है।
तो बहुत से लोग जिनको फॉर एग्जांपल लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो उनके अंदर फ्री हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज कर रही है। डिजॉक्सिन को डिजिटालिस भी बोला जाता है। ये एक खास बैक्टीरिया है, आप देख सकते हैं एगाथेरा लेंटा, और ये डिजिटालिस है, ये इसको क्या कर देता है, फौरन रिड्यूस कर देता है। अब एक हार्ट का पेशेंट है, डॉक्टर्स को दवाई पे दवाई दिए जा रहा है, डोज दिए जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि अच्छा डोज बढ़ा लो, मैं थोड़ी बढ़ा दी, उसको किसी वजह से इन्फेक्शन हुआ, उसको एंटीबायोटिक दी, एगाथेरा लेंटा की अबंडेंस कम हुई, तो वो इनएक्टिव ड्रग जो वो बना रहा था वो कम हुई, और ड्रग की डोज कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बहुत अच्छी ड्रग है, सेफ ड्रग है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसकी डोज को मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक डेटा बैंक बनाए जिसके अंदर हमारे गट माइक्रोब्स का सारी अबंडेंस जो है वो मोर और लेस सेम रहती है, उसका हमें मालूम हो और हमें पता हो कि इसके अंदर इस बैक्टीरिया एगाथेरा लेंटा की अबंडेंस क्या है, और उसको देखते हुए हम दवाई दें। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ठीक है, कि आपको देख के आपकी फिजियोलॉजी को देखते हुए उसको समझते हुए फिर आपकी दवाई जो है वो तजवीज़ की जाए। इसी तरीके से अगर वो एक डाइट खाता है विद हाई इन आर्जिनिन, तो आप देखेंगे वो जो रिएक्शन रिडक्शन का वो क्या है। दिस इज वन एग्जांपल, दिस इज अनदर एग्जांपल। अब जो है वो पैरासिटामोल जो है, जिसको एसिटामिनोफेन, वो वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग है, ठीक है, बच्चों को भी दी जाती है दालकोल और वो सारा, और उसकी डोज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब 2 ग्राम तक, 500 मिलीग्राम की तो 2 ग्राम तक आप ले सकते हैं। इसी तरीके से एस्पिरिन जो है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, आइबुप्रोफेन देख रहे हैं, सल्फाफेलामिन देख रहे हैं। अब जो बैक्टीरिया है वो जो है उनके पास आंखें नहीं है, दे आर ब्लाइंड, उनके साथ जो भी चीज कांटेक्ट में आएगी और अगर उनके पास उससे मिलता जुलता एंजाइम हो तो वर्क करते हैं। एसिटाइल ग्रुप इसको निकाला, अमाइनो ग्रुप निकाला, यहाँ से फिनॉल, एंड दे आर ऑल कमिंग इन आवर ब्लड सर्कुलेशन। अब जब ये ब्लड में आ गए तो ब्लड से जाके उसके बाद उसको क्या करना है, क्लियर करना है। तो लिवर के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, सल्फेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल एंड्रोल्स हैं आपके पास, फिनॉल है, फिनॉल अगर है तो फिनॉक्सी सल्फेट, एंड्रोल है तो एंडोक्सिल सल्फेट, एंड दे आर यूरेनियम टॉक्सिन, वो किडनी जो है उसको डैमेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज और बताई, और जो जिसके ऊपर हम एक्टिवली काम कर रहे हैं, और वो है फैंटम रिएक्शन। आप इंटरेस्टिंग के गट के अंदर अगर फैंटम रिएक्शन हो जाए, कोलोरेक्टल कैंसर, अगर एक बंदा है वो डाइट खा रहा है, नॉर्मल डाइट खा रहा है, लेकिन उसको कोलोरेक्टल कैंसर हो गया या होने के इम्कान हैं, तो मेरा वन ऑफ द की गोल है वो ये कि मैं ऐसे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लूँ अर्ली ऑन, बचपन में, और हम उसको बता देंगे इसको आगे चलते हुए कोलोरेक्टल कैंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया चाहिए, और आप देखेंगे कितने सारे ब्लड बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, नंबर ऑफ। इसी तरीके से अगर हम गट माइक्रोब्स को अर्ली ऑन समझ लें तो हम बहुत सारी चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो एक चैलेंज है वो यही है हमें कि एल्डरली के अंदर क्या होता है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है गट माइक्रोब्स की, वो क्या है कि वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि बूढ़ा आदमी जाहिर सी बात है खाना भी बड़ा सिलेक्टेड खाता है, ठीक है, जब खाना आपके अंदर डाइवर्स नहीं होगा तो उसकी वजह से गट माइक्रोब्स है वो भी अपनी अबंडेंस जो है यूज करेंगे। तो दिस इज एन ओवरव्यू कि हमारी गट कैसे नजर आती है। कमेंसल बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, म्यूटेंट, इस प्रोसेस में अब ये टर्म जो है वो यूज नहीं हो रही इतनी ज्यादा, क्योंकि ये मिसलीडिंग है। अगर मैं बोलता हूँ मैं हेल्दी हूँ तो मेरे पास इसका क्या सबूत है मैं हेल्दी हूँ? हो सकता है मैं हेल्दी ना हूँ। इट्स वेरी पर्सनलाइज्ड डेफिनेशन। अच्छे बैक्टीरिया अगर हैं तो दिस द टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द स्यूबायोसिस,
And dysbiosis is a term which is used to represent a combination of bad bacteria or altered microbes. अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर एंटीबायोटिक ले रहा है तो बहुत सारे बैक्टीरिया खत्म हो गए, तो बैड बैक्टीरिया वहाँ पे ओवर ग्रो हो गए, तो क्या हम इसको डिसबैलेंस कह सकते हैं? इसके डिबेट है। उसके बाद आपने प्रोबायोटिक्स था, प्रोबायोटिक्स में क्या करा कि इम्यून जो आपका इन्फ्लेमेशन थी उसको डाउन रेगुलेट करा, और उसके बाद उसने इंजरी की उसको रिकवरी के अंदर हेल्प करा। तो बहुत सारी ड्रग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज अ सिंपल मैकेनिज्म। अब मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है तो इसका बोल की दूसरी जो है फर्स्ट जो है वो यूज करते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि हमारे ट्रेडिशनली बहुत सारी चीजें हमारे इंडिया के अंदर जो यूज होती है, मिसाल के तौर पर सत्तू जो है वो यूज होता है बहुत ज्यादा। ऐसा ही है, बहुत से लोग हैं वो सत्तू पी के सो जाते हैं। सत्तू में ऐसा क्या है, तो खास चीज नहीं है, सत्तू में फाइबर्स है। फाइबर्स है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुत ज्यादा ड्यूट्रेट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन सत्तू में एक चीज और होती है और वो होता है ट्रिप्टोफेन। और ट्रिप्टोफेन जो है वो मेटाबोलाइज होकर डायरेक्टली सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के अंदर कन्वर्ट होता है। अगर आपके डिपेंडिंग ऑन माइक्रोब्स, अगर मेलाटोनिन की बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है तो मेलाटोनिन वो एंजाइम है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो नींद को रेगुलेट करता है। और मेलाटोनिन नेचुरली किसमें ज्यादा होता है? इलायची में ज्यादा होता है ऑलरेडी। इसी तरीके से अगर आप लौंग की बात करें तो क्लोव्स होती है, उसमें यूजिनॉल होता है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ये जब आप खाते हैं तो दे आर, ये हमारे गट माइक्रोब के साथ कांटेक्ट में आते हैं और उसके बाद फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है और देन इट डिसॉल्व। फिर उसके बाद तय होता है कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी। तो मोर लेस अब देखिए यहाँ पर जो है 2014, ठीक है, ये बहुत पुराना पेपर है मेरा लेकिन स्टिल वेल साइटेड है और चीजें वही है, कोई इसमें हाई फाई साइंस की। हम लोग जो है वो इंडोल टेस्ट आपने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी से जिनका ताल्लुक है। इंडोल टेस्ट में क्या करते हैं, ट्रिप्टोन ब्रेथ और ट्रिप्टोन ब्रोथ बनाते हैं और उसके बाद उसमें कोवेक्स रिएजेंट डालते हैं, इंडोल रिंग पॉजिटिव नेगेटिव। गॉट इट? मैंने पीसेस ली, उसका पानी डाला, उसकी स्लरी बनाई, कोला लगाया और उसमें इंडोल टेस्ट कर लिया, तो होता है इसमें इंडोल है पॉजिटिव, राइट? विंडोज कहाँ से आ रहे हैं? प्रोटीन से आएंगे ना, किसी की बात है, माइक्रोब्स है वहां पे, प्रोटीन वहां पर है तो मेटाबोलाइट्स तो बनेंगे। 30 ग्राम तकरीबन हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट बैठ के आता है, 13 ग्राम जो है वो मोनोलाइट जो है वो प्रोटीन है जो कि हमारे कोलन के अंदर पहुंचती है आफ्टर डाइजेशन, ठीक है, एंड वेल। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एंड देन दे कैन इंटरेक्ट विद आवर फिजियोलॉजी। तो जो लाल निशान वाली चीज है वो बता रहा है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को जो है वो खराब करेंगे और दूसरे को करेंगे। इसी तरीके से एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, फास्टिंग की अक्सर बात की जाती है। जब हम फास्टिंग करते हैं, रोजा रखते हैं, तो आप तो खाना नहीं खाते, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। अब इन गट माइक्रोब्स को फीड करना है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो नेटवर्क है गट माइक्रोब्स का उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस के अंदर आता है और खाली वही बैक्टीरिया वहां पे सरवाइव कर सकेंगे जो कि अच्छे बैक्टीरिया होंगे जिनको वहां पर होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको डिग्रेड करने वाला जो एक मेजर गुड बैक्टीरिया है उसका नाम है हैकरमांसिया। हैकरमांसिया जो है वो न्यूट्रिएंट को डिग्रेड करता है, उसके बाद क्या है कि मोनोसैकेराइड्स रिलीज करता है, सिंपल शुगर्स, और उसके बाद एसिटेट को प्रोड्यूस करता है, एंड देन इट क्रॉस फीड अदर माइक्रोब्स। तो जो बैक्टीरियल डाइवर्सिटी है फास्टिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा श्रिंक होके रह जाता है, और फिर जब आप खाना खाते हैं तो खाली वही बैक्टीरिया को चांस मिलता है जो कि नेचुरल उसके हैबिटेट। अच्छा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में ये कि यहाँ से जो है वो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन मैंने दिखाया, ऑक्सीजन मुसलसल जो है वो आ रही है, और वो मैंने आपको जो पहली फिगर में दिखाया कि स्पीशीज की सरफेस के ऊपर जो रिडॉक्स पोटेंशियल था वो पॉजिटिव था। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है गट म्यूकोसा के ऊपर ऑक्सीजन का वो है 39 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और आर्टीरियल ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर 95 होता है।
लेकिन अक्सर क्या होता है कि बायोप्सीज ली जाती है बहुत सारे रीजन की वजह से। तो जब भी कभी कोलोनिक बायोप्सीज की जाती है तो वहां पर जो हमें माइक्रोब मिलते हैं दे आर स्ट्रिक्ट एनारोबिक। वो इतने एनारोबिक होते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट एनारोबिक होते हैं कि आप उसको कल्टीवेट ही नहीं कर सकते प्लेट के ऊपर। पैराडॉक्स, राइट? कि आप जो है वो इतने स्ट्रिक्ट एनारोब माइक्रोब्स, यहाँ पे तो समझ आता है, ठीक है ना, यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है, देखिए ग्रेडियंट है ना, यहाँ पे तो ऑक्सीजन जो है वो जीरो जीरो बीच में, और रिडॉक्स पोटेंशियल देख लें कॉलम पे, -300 मिलीवोल्ट। और ये इतना नेगेटिव है कि जो ओशंस का जो बेसन होता है ये वहां पे मिलता है, समंदर की जो तय होती है कि वहां पे रिडॉक्स पोटेंशियल -300 मिलीवोल्ट पाया जाता है। इट्स क्वाइट रिड्यूसिंग, एंड दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर मैं इसको वर्सेस AgAg स्केल करूंगा तो इट्स अराउंड -500 मिलीवोल्ट। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीजन है वहां पर और मेजर की गई है, लेकिन साथ में वो बैक्टीरिया भी यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं जो कि स्ट्रिक्ट एनारोब है। हाँ, तो ये चीज भी अननोन थी। सिंपल एक्सपेरिमेंट, ड्रॉप ड्रॉप। मैं दुकान से जाके जो दलिया होता है जौ का ये लेकर आया, फाइबर है ना, इसमें डाला और एक बॉटल में डाला। ये ब्लैक कलर में ये इंडिकेशन है प्रोटीन फर्मेंटेशन की, सिस्टीन मेथियोनीन सिस्टाइन, it convert into hydrogen sulfide, and hydrogen sulfide reacts with iron to form iron sulfide which is black in color। ठीक है, सिंपल टेस्ट, कोई इसमें खास चीज नहीं। क्या समझ आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे फाइबर है, वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस नहीं है, ऐसे ही है। उसके बाद फिर क्या करा मैंने कि ये वाला सैंपल लिया, उसको उठा के एक और बॉटल में डाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गट माइक्रोब जो वो मॉड्यूलेट कर रहे हैं, वो अपने जीन एक्सप्रेशन को या तो वो कम कर रहे हैं या उनकी तादाद, यानी कि जब आप डाइट चेंज कर रहे हैं तो इसकी वजह से उनका रिस्पॉन्स भी क्या हो रहा है, डिफरेंट। इसी तरीके से आपको पता है कि व्हेन वी ईट हाई प्रोटीन डाइट, जब हम हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं या फिर मीट जिसमें ज्यादा होता है, उसके बाद टॉयलेट के अंदर अगर आप देखें तो फीसिस के अंदर से जो अमाइंस की स्मेल बहुत ज्यादा आती है, इट इज नेचुरल प्रोटीन फर्मेंटेशन, अमोनिया अमाइंस। वेरी सिंपल, कोवेक्स रिएजेंट। So high protein diet, you will produce more indole. But when there is carbohydrate, so gut microbes love to ferment carbohydrates. And this led us to the discovery of the imidazole propionate, which is a metabolite of histidine. And we published this in the Cell। जब किसी को शुगर होती है या प्री डायबिटिक होता है बंदा, या बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होता है, वो कहता है मैंने कार्ब्स कम करनी है, आई डोंट वांट कार्बोहाइड्रेट। इट्स नॉट मैटर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट्स मैटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो हम जब ज्यादा प्रोटीन डाइट लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वी आर बेसिकली टेकिंग अप मोर अमीनो एसिड्स, मोर हिस्टीडीन, and histidine is then converted into euconate, and from euconate it is reduced to imidazole propionate. Under normal condition, this histidine end up into glutamate, which is another amino acid। तो गट माइक्रोब्स है वो हिस्टीडीन का जो इंटरमीडिएट है वो उसको एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के यूज करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि इमिडाजोल प्रोपेनेट जो है ये हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये इसको वर्स्ट करता है, इम्पेयरमेंट कॉज करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अब इसके अंदर कोई खास डिस्कवरी नहीं है, इसका कोई खास, इसका जो अगर आइडिया है इस पेपर को अगर आप जब पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें कोई हाई फाई साइंस नहीं करी हमने। ठीक है, आप देखें कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, कॉन्सेप्ट उसी ट्यूब में से आ रहा है, इंडोर टेस्ट, राइट? हम लोग बार बार कॉमनली यूज करते हैं। फिर आपने क्या करा कि जो मेटाबोलोमिक्स डेटा था जो ऑलरेडी पब्लिश था हमारे कोहॉर्ट में, हमने उसको कंपेयर करा एज बीएमआई मैच नॉर्मल कोहॉर्ट के साथ।
हमने देखा इमिडाजोल प्रोपेनेट ऊपर जा रहे हैं। हमने चूहे लिए जम्पी माइस, उसमें देखा उसमें इमिडाजोल प्रोपेनेट नहीं है। फिर हमने क्या करा कि जो डायबिटिक पेशेंट थे उनका जो फीसिस थी वो मैंने लिया और उसके बाद ब्रॉथ बनाई और उसको हिस्टडीन से चैलेंज करा। और नॉर्मल पेशेंट जो थे, नॉर्मल जो वॉलंटियर्स थे, उनके साथ भी ये काम करा। तो वहाँ हमने प्रूव कर दिया कि भाई डायबिटिक लोग जो है उनके फीसिस के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो ज्यादा इमिडाजोल प्रोपेनेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब आपके पास हिट आ गई इमिडाजोल प्रोपेनेट की, तो अब आप चूहे लें, उस पर इंजेक्शन लगाएं इमिडाजोल प्रोपेनेट का, वो डायबिटिक। वेरी सिंपल। मेटफॉर्मिन गट माइक्रोब्स के ऊपर कैसे काम करती है ये स्टिल डिबेटेबल, राइट? इसके अंदर जो बहुत कुछ डिबेट है। तो मैंने एक बायोरिएक्टर बनाया और बायोरिएक्टर के अंदर मैंने ये शो करा कि अगर मेटफॉर्मिन को चैलेंज किया जाए तो मेटफॉर्मिन ने कुछ खास किस्म के गुड बैक्टीरिया को जो है वो सेलेक्ट करती है, उसकी तादाद को बढ़ाती है। और यहाँ पर ये जो पीला कलर है, यहाँ पर हमने उसका शो करा कि वो अकरमांतिया जो है वो उसकी अबंडेंस बढ़ जाती है, एंड देन वी आल्सो फाइंड द जीन एक्सप्रेशन की कौन कौन सी जीन्स है मेटफॉर्मिन उसको इंक्रीज करती है। अब हम क्या है कि जो डाइट खाते हैं वो डाइट क्या कर रही है कि सेलेक्ट कर रही है कि गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया। तो नाउ देयर इज अ डिबेट द मिसिंग माइक्रो। और जो कॉन्सेप्ट है वो ये है अब कि हेल्दी लोगों में से, यानी कि जवानी के अंदर अगर हम अपना स्टूल सैंपल को स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद जब आगे चलकर हमें कोई एंटीबायोटिक या कोई इस तरह का बहुत ज्यादा लेनी पड़े और हमारे गट माइक्रोज हम लूज कर दें, तो हम उन्हीं को वापस ट्रांसप्लांट कर सकें। तो दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर वर्किंग होगी। इसकी एक और वजह है, देखिए अगर अच्छे बैक्टीरिया जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं वो मैं लेता हूँ, मैं खाता हूँ, तो उसकी अबंडेंस जो है वो बरकरार नहीं रहती। यानी जब तक मैं प्रोबायोटिक लेता रहूंगा, जब तक तो वो मेरे फीसिस के अंदर प्रोड्यूस, मैं उसको काउंट कर सकता हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने छोड़ा उससे लेके मैक्सिमम 6 महीने तक या 3 महीने तक दे आर गॉन। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोडक्ट बहुत बिकेगी, लेकिन इट्स नॉट गुड। तो उसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? इसका एक और रीजन है। और उसका रीजन क्या है कि हमारे पेट में फेजेस होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, विच इज वेरी पर्सनलाइज्ड। और वो बैक्टीरियोफेजेस जो है वो कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस में मदद देते हैं और वो उन बैक्टीरिया को वहां पर ग्रो नहीं होने देते। इसीलिए अगर मेरे अपने फीसिस में से अगर मैं कोई बैक्टीरिया निकाल कर उसका प्रोबायोटिक बनाकर और वो मैं इस्तेमाल करूंगा, तो मैं उसकी वजह से थियोरेटिकली जो है वो प्रोटेक्टेड होगा। तो ये मार्टिन ब्लेजर है, ये हमारा कोलैबोरेटर है। और ये जो एल्प्स है स्विट्जरलैंड में और फ्रांस में, जो मतलब देखिए केव्स है, वहाँ के पहाड़ों में आइस केव्स हैं, तो वहां पर जगह ली है, वहां पे बंकर बनाए जा रहे हैं बाकायदा। रेफ्रिजरेटर -80 फ्रीजर्स वहां पहुंचा दिए गए और लोगों ने एनरोल्ड करा एंड दे आर डिपॉजिटिंग देयर ओन फेसेस इन एपेंडॉक्स ट्यूब्स एंड विद द, कि अगर कोई इस तरह का केस होता है, देखिए ना कुछ भी हो सकता है। जैसे कोविड आया फॉर एग्जांपल, बहुत कुछ उसकी वजह से चेंज हो गया, उसकी डिटेल में नहीं जा सकते। या हो सकता है कोई इस तरह का वायरस आ जाए जो कि हमारे गट माइक्रोब्स को ही खत्म कर दे, कुछ भी हो सकता है। आप पब्लिकेशन देखिए 2024 तक, तो प्रोबायोटिक को ड्रिप डाल के सर्च कीजिए तो इस वक्त 1006 से 31 क्लिनिकल ट्रायल हुए वर्सेस 500,000। इसका मतलब प्रोबायोटिक स्टिल एन इमर्जिंग फील्ड, न्यू फील्ड है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर इसमें काम नहीं हुआ इतना। और आप ये देखेंगे इंटरेस्टिंगली कि ये सारी चीजें जिसमें इसको एक्सप्लोर किया जाता है, और ये वही चीजें जो कि हम और आप, हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे लोग हमें अपनी फैमिली में इसमें मुब्तला नजर आ रहे हैं। और इसकी एक वजह है, पता है वजह क्या है? वजह ये कि 99.9% माइक्रोब्स जो हमारे गट के अंदर अच्छे वाले हैं वो क्या एनारोब है। जब आप उसकी गोली बनाकर या कैप्सूल बना के ऑक्सीजन में रखोगे, आप उसको स्टोर ही नहीं कर सकते। जब स्टोर ही नहीं करोगे तो उसकी ट्रायल कैसे करोगे? तो इसी वजह से वहां पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया पैराबायोटिक्स का कि उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाए या उसका किसी तरीके से उनका जो इम्यूनोजेनिक इफेक्ट है उसको बरकरार रखा जाए, या उसमें से वो मेटाबोलाइट निकाल दिया जाए जो कि काम का हो।
या अगर ये भी नहीं कर सकता तो जस्ट उसको ब्लेंड करके दे दिया जाए। तो वर्ल्ड में इस वक्त एफडीए अप्रूव, ठीक है ना, देखिए ये क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं ना। तो हमने आपको बताया कि क्लिनिकल ट्रायल्स का मकसद क्या होता है कि अगर आपका क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होगा तो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकोगे, ऐसे ही एज अ ड्रग, एज अ ड्रग। तो वर्ल्ड में इस वक्त दो तरह के प्रोडक्ट इस वक्त मौजूद हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज एफएमटी। और ये मेरा एक पुराना पेपर है और इसके अंदर हमने बताया कि फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट जो होती है, फीकल ट्रांसप्लांट गट में पब्लिश करना देता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि एक इन्फेक्शन होता है उसको बोलता है सी डिफ, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम डिफिशियल है। अगर बूढ़े लोग को ये हो जाए तो वो मर जाते हैं, ठीक है, ठीक है, सी डिफ, पर भूल जाओगे कोई एंटीबायोटिक उसके खिलाफ काम करेगी। तो उसके बाद क्या करते हैं कि उस बूढ़े लोग की जो इंटेस्टाइनस को क्लीन करा, उसके बाद किसी हेल्दी पर्सन का जो फीकल सैंपल है उसको लेकर लाइव फ्लैश करके कैप्सूल में, या तो उसको कैप्सूल दिए जाते हैं या फिर कोलोनोस्कोपी थ्रू एक सोल्यूशन है रीबायोटा का, उसको दिया जाता है। एंड दिस इज आल्सो फीकल प्रिपरेशन, ठीक है, ये दो तरीके। आप इसको गूगल कर सकते हैं, अमेजन वगैरह पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसमें रिस्क क्या है? इसमें रिस्क ये है कि पीसेस के अंदर आप ज्यादा चीजों को नहीं जानते, जैसे मैंने पेजेस का बताया। अब अगर किसी दूसरे के खतरनाक वाले फेजेस उस पेशेंट के अंदर चले गए तो कॉलोनी कोलैप्स हो जाएगी, सारे गुड बैक्टीरिया वहां पे वो मर सकते हैं। तो इसी वजह से नॉर्मल हेल्दी पीपल के अंदर फीकल ट्रांसप्लांटेशन नो। हमने वन ट्रायल करा, वहां पर हमने बताया कि फीकल ट्रांसप्लांट के लिए जो डोनर के मेटाबॉलिक फीचर्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने ये भी शो करा कि अगर एक मोटे चूहे की फीचर्स एक पतले चूहे के अंदर ट्रांसफर किए जाएं तो वो पतला चूहा जो है वो भी मोटा हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से मोटे को वाइस वर्सा करें तो फिनोटाइप इज रिलेटेड टू पीसेस। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मोटा आदमी है फॉर एग्जांपल उसका मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेशन है एक तरह का, एंड दिस इज रिलेटेड टू द एलपीएन एंड वैरायटी ऑफ मेटाबोलाइट्स। जो बॉक्स है दिस इज द स्पोर्स, ठीक है, फीसेस लेकर उसको स्पोर्स प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है उसमें से निकाला जाता है। वो भी आपको पता है कि स्पोर्स आइसोलेट करने के लिए क्या किया होगा उन्होंने, या तो इथेनॉल से ट्रीट किया होगा या उसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे फेसिस को गर्म किया होगा, दो काम करे होंगे। But this is only available on prescription now and only for the treatment of serious infection. तो जो एक और प्रोडक्ट है वो है पेंडुलम का, एंड दैट इज एक्रोमंथिया। एंड एक्रोमंथिया इज नॉट द ब्यूटेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। और वर्ल्ड में जो चौथी नेक्स्ट जनरेशन प्रोबायोटिक अवेलेबल है या माइक्रोबायोम का जो आ रहा है वो मेरी अपनी प्रोडक्ट आ गई पिकाली बैक्टीरिया। तो हम लोग इनके साथ कंपटीशन के अंदर है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत इनका पता है। दिस इज सम मिक्स कल्चर बट दिस इज जस्ट टू गेट एन आइडिया। ये चीज आ रही है तो उनसे कंसल्ट किया जाता है या उन्हें इस चीज के बारे में बताया जाता है कि आप लोगों ने कैसे इसको बनाया है, और ये इन्फॉर्म कंसल्ट के साथ पे बिल्कुल दिया जाता है। ये हमने यहाँ पर ट्रायल करा था, और यहाँ पर जो है ये इतना खतरनाक ट्रायल था क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि हमें ये आइडिया ही नहीं था कि हम उसको कैप्सूल के अंदर भर लें। तो हमने क्या करा कि जस्ट पीसेस लिए और ब्लेंडर जो था किचन वाला वो रखा, उसके अंदर उसका गोटा लगाया और उसके बाद नजल जो था उसमें 50 ml का बिल्कुल स्लरी बनाकर नजल से हमने पीसेस ट्रांसप्लांट करे। तो वहां पर फिर लोगों को जो जब दो चार को उल्टियां वगैरह आई तो फिर उनको हमने शीशे के भीतर छुपाए। लेकिन उनको कंसेंट दिया जाता है, बाहर कंसेंट के बगैर कोई काम नहीं किया जाता। लेकिन नेदरलैंड में ये ट्रायल हमने करा, ठीक है, नेदरलैंड जो है ना वहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन स्वीडन या नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर यार वेरी टफ ऑन एथिक्स एंड दोस थिंग्स, तो वहाँ पर वो आपको हर चीज की इजाजत ही नहीं देते हैं। देखिए अगर किसी को नींद आ रही है तो मसला नहीं है, क्योंकि सुबह का जो नाश्ता करा है तो उसमें सेरोटोनिन जो वो मेलाटोनिन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया होगा।
तो इस वक्त जो है देखिए कितना कुछ हो रहा है फील्ड में, लेकिन जो हमारी अचीवमेंट है ना इस वक्त इंटरनेशनली, वो ये है कि हम सिर्फ एक चीज को जानते हैं, और वो चीज क्या है कि ब्यूट्रेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया दे आर डिक्रीज इन मेटाबॉलिक। जो कंक्रीट एविडेंस है, तो अब आप सोच सकते हैं कि अब आप स्मार्ट हैं अगर, ठीक है ना, तो अब आप आइडियाज होते हैं कि यार या तो ब्यूट्रेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है, ठीक है, उनकी तादाद को बढ़ाया जाए, उनको ब्यूट्रेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की फॉर्मुलेशन बनाकर दी जाए, या मैं उनको समझूं कि वो किस चीज पे उनकी मैं ग्रोथ को इंक्रीज कर सकता हूँ, या मेरे पास कोई ऐसा प्रीबायोटिक हाथ लग जाए कि मैं उनकी तादाद को बढ़ा सकूं। तो ये भी हमने रिसेंटली पब्लिश करा है कि प्रोबायोटिक्स की फील्ड में काम होता कैसे है। ये बहुत सिंपल है, देखिए हमने बताया कि हेल्दी डिजीज मेटाजीनोम, उसके बाद वहां से उसको वैलिडेट करें कि जो आपको फाइंडिंग यहाँ पे नजर आ रही है आप उसको चाइना में देखें, यूरोप में, दूसरे किसी मुल्क के अंदर देखें, अच्छे बैक्टीरिया जो उनको आइसोलेट करें, और उसके बाद उनकी रिसर्च करके ह्यूमन ट्रायल एंड देन यू कैन गो डायरेक्टली। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केसेस आपके लैब में जो काम स्टार्ट करा था आइसोलेशन का, सिर्फ आइसोलेशन, तो मुझे सिर्फ एक चीज आती थी जब मैं यहाँ से बाहर गया, दैट इज आइसोलेशन एंड नथिंग एल्स। कल्चरिंग 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 इस तरह आप करते हैं, तो इस तरह करते करते ये जो फीसेस है इसके अंदर मैंने मेटाजीनोम जब करा तो मुझे पता चल गया कौन कौन से बैक्टीरिया है वहाँ पे, टेबल आ गया, और उसके बाद में अपना डेटा बेस वहाँ पे बनाता गया, एक एक बैक्टीरिया को सीक्वेंस करता गया। तो आप ये देखें कि आई रिकवर्ड 72% ऑफ दोस माइक्रोब्स ऑफ 1% एंड दैट इज इम्पॉसिबल। आप कोई सा भी लिटरेचर देख लें एंड अलियार विल पब्लिश दैट दैट इज इम्पॉसिबल। व्हाई? आपने क्या करना है कि जो इनिशियल टाइम पॉइंट है कि उस बंदे जो है या बंदी जो है उसको आपने पाबंद करना है कि भाई पीसेस प्रोड्यूस करने के बाद 1 से 2 मिनट के अंदर सैंपल मेरे पास आ जाना चाहिए ताकि मैं उसको एनालिटिक चैम्बर में रखूं। अब लोग फीसेस प्रोड्यूस करें, आपको मैंने दिखाया रेडॉक्स पोटेंशियल, वो जो सिंपल मल्टीमीटर से सरफेस पे कुछ है सेंटर में कुछ है। उसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने सरफेस से आइसोलेशन नहीं करी, मैंने सेंटर में से करी कि बाय चांस अगर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो भी गई होगी तो इंसान को अपने आप से ज्यादा अपनी फीसेस को समझना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर टॉयलेट के अंदर आपका फीकल पैलेट जो फीकल सैंपल है अगर वो पानी का टैप है, दिस इज एन इंडिकेशन कि यू आर ईटिंग राइट फाइबर्स। आप ब्रिस्टल स्कोर को सर्च कीजिएगा, आप अपने टॉयलेट के अंदर वो ब्रिस्टल स्कोर जरूर लगाएं कि फीसेस जो है उसकी शेप्स की बुनियाद के ऊपर आप पता लगा सकते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या नहीं हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। वहाँ बात करने में थोड़ा सा ये बुरा लगता है, लेकिन ये कि बट दिस इज द फैक्ट, ठीक है ना। तो वी आर सेलिंग शिट टू बी ऑनेस्ट, ओके, आप क्या सकते हैं। मैंने एक बार मैंने सुना था कि इंसान जो है वो शायद वो बंदरों से इवॉल्व हुआ है। ये बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि एनिमल्स जो हैं उनमें कॉप्रोफेजी इसको बोला जाता है, फिशेस खाना, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन होता है। इसी तरीके से क्या है कि जब रैट्स के अंदर बहुत होता है, इसी तरीके से अगर कोई जानवर बीमार होता है तो वो एक हेल्दी जो एनिमल होता है उसकी फिशेस खाता है। और इसके अंदर मेरे पास आगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, बल्कि हमारी अपनी प्रोडक्ट है वो, इसी तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये एक नेचुरल वो हो सकता है, इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए आखिर बच्चे को क्या चीज, उसको ऐसी किस चीज की क्रेविंग हो रही है, ठीक है ना, कि उसको वो खाना है, तो किस चीज की कमी हो रही है, ठीक है ना। ठीक है भाई, मिसाल एक और है कि मुझे मुल्तानी मट्टी खाने की जो वो होती है, तो बहुत से जो है वो कैरी खाने का होता है, तो वो कुछ ना कुछ तो होता होगा।
लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। हर चीज को जो है वो के पीछे एक लॉजिक होती है, ठीक है। तो हम इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें कोई हाई फाई काम नहीं है, ठीक है। जस्ट तो मेरी जिंदगी के जो तकरीबन 3-4 साल जो थे वो जस्ट मैं लैब में कल्चरिंग और ये काम था, ठीक है। तो बस इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दिमाग नहीं लगाना, जस्ट अवेयर, ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से करके हमारे पास 16 फैमिलीज आ गई। अब क्या है कि कोई भी डिजीज कोहॉर्ट हमारे पास होता है, उसके अंदर कोई भी माइक्रोब हमें नजर आता है कि यार ये वाला माइक्रोब जो है ना डिजीज कॉज कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको वैलिडेट करना है। हम अपनी लाइब्रेरी में से वो निकालते हैं, जर्म फ्री माइस में मोनोकोलोनाइज करते हैं और उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद नाउ वी हैव द होल टीम, ठीक है। वो काम जो मैंने अकेले स्टार्ट करा, नाउ वी हैव होल टीम, ठीक है ना। फाइंडिंग और उसके बाद तो अब हम उनका जीनोम सीक्वेंस कर रहे हैं, 10 लोग जीनोम हमारे पास मालदी टॉप। And this work I started in Netherlands when I was doing my PhD over there. तो मालदी टॉप लैब की बात आप लोग प्रोटियोमिक्स के बदले में आप लोगों को पता है, तो हम बैक्टीरिया को प्रोटीन सिग्नेचर के ऊपर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल लैब। इसका फायदा ये है कि हम बैक्टीरिया को प्लेट पे ग्रो करते हैं और टारगेट के ऊपर रखते हैं, और विद इन 1 और 2 सेकंड जो है आपके पास रिजल्ट आ जाता है, और एक वक्त में अगर 48 to 96 सैंपल्स जो है वो आपको रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि उनके पास आपके पास नोन सीक्वेंस होना चाहिए प्रोटीन का। तो उसको हमने क्या करा कि मॉडल को ट्रेन करा, तो हमने आइसोलेट करें, और उसके बाद इसको हमने मालदी कैट का नाम दिया था। तो प्रोटीडिया के अंदर अगर पैक्टिन, ल्यूसिन और ग्लूकोज यानी कि अगर आप बैक्टीरिया आइसोलेशन मीडिया जो है उसको चेंज करेंगे, तो उसकी वजह से भी आप क्या कर सकते हैं कि आप डाइवर्सिटी जो है रिकवरी प्रोसेस में बैक्टीरिया की उसको आप बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद we just did ग्राम स्केल, और ग्राम स्केल की मदद से मैंने इनकी शक्लें की, इनकी मॉर्फोलॉजी थी वो याद रखी, एंड इट हेल्प मी अ लॉट। जो बिफिडोबैक्टीरिया, बिफिडस का मतलब होता है बाइफर्केशन का, आप देख सकते हैं कि वाई शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो उसको पहचानना बहुत, ये दो स्लाइड्स हैं। This clearly indicates that this bifidobacteria is producing some hydrophobic material. अगर हाइड्रोफोबिक की फोबिसिटी की हम बात करते हैं तो आप सोचे कि पेट में हमारे एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं बाइल। बाइल, और अगर आप बाइल देखेंगे तो बाइल एक अलग ही फील्ड है, एफएक्सआर रेगुलेशन, ओबेसिटी एंड ग्लूकोज, जीएलपी-1 एगोनिस्ट, तो वो एक अलग इंटरेस्टिंग चीज है। एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम बाइल वी प्रोड्यूस डीऑक्सीकोलिक एसिड, और डीऑक्सीकोलिक एसिड जो होता है वो बहुत सारे पैथोजेंस के लिए जो वो फेरोमोन का काम करता है, जो स्पोर्स में वो देन दिस कोरिलेट व्हेन द सेंस दैट दिस इज इन द मीडिया। तो जब मैं आइसोलेशन कर रहा था, तो आइसोलेशन के अंदर मैंने सोचा कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया निकालते हैं, प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, ये आप देखें जो गटर का नाले का पानी आपको काला नजर आता है, इसे हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से नजर आता है। अंडे जो है जब वो सड़ जाते हैं तो उसमें से जो एक पंजेंट स्मेल आती है, दिस इज आल्सो हाइड्रोजन सल्फाइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो ये गैसो ट्रांसमीटर है, ठीक है। जब भी कभी किसी को कोलाइटिस होता है, आंतों की इन्फ्लेमेशन होती है, या उनको सोजिश होती है पेट में, क्रॉन डिजीज या कुछ भी, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया डी सल्फोविब्रियो जो है वो उनकी तादाद बहुत बड़ी भी होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ठीक है होते हैं, और ये हमें पता है, कोई अभी नहीं है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया 1970 या बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन जो रिसेंट फाइंडिंग से जो चीज पता चली, जो कि लोग अक्सर मिस कर रहे हैं, वो ये क्या है, डी सल्फोविब्रियो थाइलर, ये जो स्पीशी है, इट हैज नेवर बीन आइसोलेटेड आउटसाइड द ह्यूमन गट।
अब जो फीसेस है हमारा वो कहाँ जा रहा है, नाले में जा रहा है ना। अगर नाले में सिर्फ सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया हम आइसोलेट कर रहे हैं तो हमें डी सल्फर विब्रियो, डी सल्फरिकल्स एंड लॉट ऑफ अदर डी सल्फर विब्रियो वहां से मिल रहा है, बट नेवर डी सल्फर विब्रियो फाइबर। तो जिसका मतलब क्या हुआ, इट्स हाईली अडॉप्टेड टू आवर गट। ठीक है, कोई चीज ऐसी है जो कि इसको इनेबल कर रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गट के अंदर ये सर्वाइव करे। तो यहाँ से मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर ये है तो ये इतना बुरा नहीं है जितना इसको समझा जाता है। ठीक है ना, तो ख्याल आया, मैंने कहा ठीक है, मैंने इस ख्याल के साथ, इस मोटिवेशन के साथ मैंने कहा कि इसको आइसोलेट करते हैं। और डी सल्फर विब्रियो को आइसोलेट करने के लिए क्या है कि वी नो दैट इट यूज लैक्टेट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज एज इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो मैंने कहा लैक्टेट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड देन मैंने उसके अंदर डाल दिया सल्फेट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड आयरन। तो अगर वो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करेंगे तो वो ब्लैक कलर का कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगे और हम उसको पिक कर लेंगे। तो ये मैंने एक स्क्रीनिंग का मेथड बनाया। तो टाइम है तकरीबन 15 मिनट है, कितना या 15 मिनट। ठीक है, बस 15 मिनट। तो उसके बाद जो है आई फाउंड दैट on this plate, this is very simple plate, and previously I worked with Faecalibacterium, which is one of the anaerobic bacteria, very difficult to isolate. तो मुझे बनने लगा बैक्टीरिया लगा, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने तस्वीरों से बैक्टीरिया की ग्राउंड स्केल से जो है वो मुझे लगा कि Faecalibacterium, and then we isolate and then we purify, and I confirm that Faecalibacterium is produced. Of Faecalibacterium is very difficult to isolate, and this is second most abundant bacteria in our body. ठीक है, फीसेस के अंदर अगर जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया हो ये बैक्टीरिया आयरन कैन इंड्यूसर, एंटी इंफ्लेमेटरी, टीएनएफ अल्फा। आप कोई सी भी बीमारी देखें ये बैक्टीरिया सबसे पहले उसमें डिसअपीयर होता है। अगर आपको शुगर होने वाली है, डायबिटीज, इस बैक्टीरिया की जो अबंडेंस है वो this is how I discovered मार्कर स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज, यानी दुनिया में पाए जाने वाले हर इंसान के अंदर ये होता है, प्रोड्यूसेस ब्यूटेन, एंटी इंफ्लेमेटरी, लेकिन इसकी फॉर्मुलेशन दुनिया में क्यों नहीं आ सकी अभी तक, एक्सट्रीमली ऑक्सीजन सल्फेट। इसी तरीके से डी पाइलर, लोग डरते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया किसी को दिया कोई मर ना जाए, क्योंकि जब भी कभी कोलाइटिस होता है तो ये वहां पर ये बैक्टीरिया होता है। लेकिन देखिए होना और बात है, लेकिन डिजीज कॉज करना और बात है। आज तक किसी ने ये भी शो नहीं करा कि अगर माउस को डीसल्फर फाइबर दिया जाए तो माउस जो है उसको कोलाइटिस होता है या वो डायबिटिक हो जाता है या कोई और डिजीज हो जाती है, ये भी प्रूफ नहीं। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का आपने शायद नाम सुना हो, जेबोलॉक्स के नाम से यहाँ पर एक आती है ड्रग, वो आती है, और वो जो है जोड़ों के दर्द के लिए हमें, उसमें क्या क्या सल्फेट होता है, वो सल्फेट डी सल्फर फाइबर उस सल्फेट को यूज करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डंप कर लेना उसने अपने जो वो लैक्टेट से ले रहे हैं। तो डी सल्फर फाइबर की अबंडेंस जो है उसकी बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो ये परनास के अंदर एक पेपर पब्लिश, ये तस्वीर ऐसी लगाई है, ये फिश है, तो फिश के अंदर जो है वो फ्लोरेसेंट ड्रोन से रिजल्ट करते हैं। अब आप सोचिए कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होते हैं ब्लड म्यूकोसा के ऊपर, अब ये कहाँ से आ रही है ऑक्सीजन, ब्लड से आ रही है। और बायोप्सीज अगर आप ले रहे हैं तो Faecalibacterium की सबसे ज्यादा अबंडेंस यहीं पर ही होती है, ब्लड म्यूकोसा के ऊपर। क्यों? क्योंकि इम्यून एक्टिव बैक्टीरिया है ना, क्रॉस टॉक करेगा ना ये आपके इम्यून सिस्टम से, तो इम्यून सेल्स कहाँ पर एक्टिव होते हैं, ब्लड म्यूकोसा के ऊपर एक्टिव होते हैं। सिंपल, ये रेसोजोरेन है, रेसोजोरेन जो होती है ऑक्सीजन से मिलती है तो किस कलर की जाती है, लाल कलर की जाती है। अगर आप इसको ऑक्सीजन निकालेंगे इसमें से तो कलर लेस हो जाएगा। और एनारोबिक टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि ये गैस पैड ट्यूब होती है ये यूज करते हैं और उसको हम एक्सचेंज कर देते हैं उसका जो हेड फेज है नाइट्रोजन के साथ। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एनारोबिक कल्चरिंग जब कर रहा था तो मैं हेड स्पेस से होता है इसको मैं फ्लश करना भूल गया ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, और मैंने देखा कि Faecalibacterium जो है वो इस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन,
अगर आप देखें कि नॉर्मल दिन होता मैं क्या करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं कहता ठीक है गड़बड़ हो गई, मैं ट्यूब फेंक देता। लेकिन मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार ऊपर जा रहा है, ऊपर क्या है, ऑक्सीजन। और ये इसकी रिडॉक्स काइनेटिक्स से ड्रग की रिसर्च रिजर्व ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी आप लोगों को ना, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये वाला रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, और ये वाला जो इरिवर्सिबल है। यानी कि पिंक से कलरलेस, कलरलेस टू पिंक इज रिवर्सिबल, और वो नहीं। तो मैंने ड्राई को यूज करा। टेस्ट ट्यूब कितने की आती है? 25 रुपए, 20 रुपए की। ये सारे के सारे के जो प्लेंजर होता है ब्लैक वाला, इसको यहाँ लगाया, इसको यहाँ लगाया, बीच में एगर और रेसर यूरिन इसमें मैंने मिलाई। और आप ये देखें कि एक तरफ मैंने ऑक्सीजन दिया और एक तरफ एनारोबिक गैस मिक्स। तो जब बैक्टीरिया नहीं था तो ये पिंक कलर नीचे होता होता दूसरी जानिब चला गया। लेकिन जब पेकाली बैक्टीरिया वहां पे मौजूद था जो कि स्ट्रिक्ट एनारोबिक बैक्टीरिया है, उसने वहां पे ऑक्सीजन को डिफ्यूजन को रोक दिया एंड इट फॉर्म्स सल्फेट। एंड आई ट्रांसलेट इट इनटू दिस सिचुएशन कि कुछ तो हो रहा है। अगर आप आग में कूदेंगे तो आप क्या होगा, जल जाएंगे। लेकिन अगर आप आग से दूर खड़े होंगे तो आप आग की हीट से क्या करेंगे, एनर्जी हासिल करेंगे, फायदा हासिल करेंगे। तो देयर इज सम मैकेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया के पास ऐसा है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मैंने ये डिस्कवर करा कि ये बैक्टीरिया राइबोफ्लेविन का इलेक्ट्रॉन शटल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो इंसुलेटर होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन को पास नहीं करते। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन सेल मेम्ब्रेन को पास कर देंगे तो फिर एनर्जी कैसे जनरेट होगी, ईएमएफ कैसे जनरेट होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कैसे वर्क करेगी। तो राइबोफ्लेविन को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एंड दीस इलेक्ट्रॉन्स आयंस। और फिर हमने उसको शो करा, और फिर इस एक ट्यूब के अंदर से काफी सारे पेटेंट्स और काफी सारे हमने क्लिनिकल ट्रायल्स करे, और जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। तो हम लोगों को क्या कर रहे हैं कि राइबोफ्लेविन दे रहे हैं, ठीक है, कि राइबोफ्लेविन अगर ज्यादा होगा तो हो सकता है पिकाली बैक्टीरियम की तादाद बढ़ जाए। और कुछ हम देखें क्रॉन डिजीज पेशेंट्स के अंदर क्या है, क्योंकि क्रॉन डिजीज जो होती है ये एक ऐसी डिजीज होती है कि पिकाली बैक्टीरियम सबसे पहले जब डिसअपियर होता है, डिस्कवरी जो हुई थी पिकाली बैक्टीरियम की मेटाजिनोम में, वो इसी कोहॉर्ट के अंदर हुई थी। और डीएसएम जो है ये एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है स्विट्जरलैंड के अंदर। उन्होंने एक डिवीजन ही मेरे इस पेटेंट के ऊपर लॉन्च करा है कि हम राइबोफ्लेविन की ऐसी फॉर्मुलेशन बनाएं जो कि कोर्टिको एंटारिक, जो कि डायरेक्ट कहा जाए कोलोन के अंदर जाकर रिलीज करें राइबोफ्लेविन, तो ताकि हम इस बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ा सकें। एंटारिक कोटेड, एंटारिक कोटेड। तो जो मेरा कहने का मकसद है वो ये है कि वो देखें कि वो फाइंडिंग जो एक ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, और ये जो फाइंडिंग थी 2013-14 की बात है, तो तकरीबन 10 साल के अंदर आप देखें कि उसके अंदर एक बहुत जायंट कंपनी जो उसके अंदर एक पूरा रिसर्च विंग बनाया गया कि हम विटामिन को जो है वो क्या करा, देखो विटामिन के ऊपर नहीं गई है, फर्स्ट बायोटिक विटामिन, इसके अंदर बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। तो मेरे लिए काफी फखर की बात है कि मेरे बेटे के ऊपर वहां पर गए और अलावा इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। तो आई लव शार्प 5 मिनट्स। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, करंट, ठीक है। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ना, अगर मैं इसको हटाकर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोड लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसको मैं ऐसा करंट के तौर पर मेजर कर सकता हूँ, बिकॉज। तो मैंने ये दो सिंपल गिलास को जोड़ा, एक तरफ आयरन ऑक्सीजन और दूसरी तरफ बैक्टीरिया मिल रहा है, एंड आई शोड यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो आपको दो चीज नजर आ रही है, फ्रॉम -2 प्लस एंड +2 माइनस, तो
एक इलेक्ट्रोड होता है और ये इलेक्ट्रोड क्या करता है कि सॉल्यूशन इसके ऊपर जो वोल्टेज होता है वो बहुत तेजी के साथ प्लस माइनस मूव करता है। तो अगर कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज है तो वो इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, और अगर रिड्यूस है तो वो वापस इलेक्ट्रॉन करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ करंट की पीक यहाँ पे नजर आएंगे। अगर ये ऐसे जाकर और ऐसे रुक गया और ये बीच में लाइन सीधी है तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड खाली ऑक्सीडाइज हो सकता है या रिड्यूस हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको बार बार चेंज करें और इस तरीके से साइकिल चलते जाए, यानी 50 से लेकर 100 दफा इस साइकिल को बहुत फास्ट रिपीट किया जाता है, तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो लेने देने की सलाहियत है। तो दिस इज द साइक्लिक वोल्टेमोग्राम ऑफ राइबोफ्लेविन। इसका मतलब राइबोफ्लेविन जो फ्लिप फ्लॉप बहुत इजीली जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो सकता है। देन फिर मैंने बैक्टीरिया को फास्ट करा। अब जाहिर सी बात है जैसे ही मैंने राइबोफ्लेविन को यहाँ पर स्पाइक किया तो आप देखेंगे करंट यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया, बिकॉज करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए हमने जो है वो फिर इसी चीज को जहन में रखते हुए मैंने एक और फ्यूल सेल बनाया, और उसके बाद हमने बैक्टीरिया जो थे उस फ्यूल सेल के अंदर रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस को चेंज करा, और बैक्टीरिया को हमने क्या करा कि सब कल्चर करा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बैक्टीरिया जो कि 12 मिनट का ऑक्सीजन एक्सपोजर बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था, जब हमने उसको इस प्रोसेस से गुजारा तो पेटाली बैक्टीरिया के हमारे पास ऑक्सीजन अडाप्टेड स्पेस था। इसमें साइंस ये है कि एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर जो चीज लोग फैक्टर मिस करते हैं वो ये कि एनारोबिक बैक्टीरिया के पास ना कैटालेज होता है ना सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब उनके साथ कांटेक्ट में आती है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है वो फ्री रेडिकल्स को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो फिर कैटालिस्ट की मदद से वापस ऑक्सीजन और वाटर में टूट जाता है। क्योंकि कैटालिस्ट का जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बैक्टीरिया की कॉलोनी पर डाला जाए तो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बड़ी बेसिक चीज, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा बैक्टीरिया तो ब्लाइंड है तो उसको तो पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। अगर कोई ऐसी तरकीब की जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट दिया जाए और फ्री रेडिकल्स ना बने, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो वो चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई करी कि बैक्टीरिया को पोटेंशियल स्प्रेड की मदद से एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर उसको प्रोवाइड करना। और वो मुझे कैसे पता चला? At 0.82 redox potential, oxygen is converted into water. तो मैंने ये वाला जो redox potential था ये मिमिक करा इस कंटेनर के। अगर कोई फ्री रेडिकल बन भी गया तो इलेक्ट्रोड जो एनोड है दिस एक्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन सिंक, और वो करके फिर हमने क्या करा कि यहाँ पर ऑक्सीजन अडाप्टेड स्पेस जो थी वो डेवलप कर दी। और ये गिलास की बॉटल्स से इंस्पायर होकर मैंने ये एक 20 लीटर का अपना फर्मेंटर बनाया, तो 20 लीटर के फर्मेंटर से मैंने पूरी ड्रग डेवलपमेंट करी। और साइड भी हमने क्या करा कि इन्वेस्टर की मदद से यहाँ पे 150 लीटर का एक प्लांट को भी लगाया, क्योंकि प्रोबायोटिक फॉर्मुलेशन को प्रोड्यूस करने के पिटाली बैक्टीरिया, दिस विल बी द फर्स्ट probiotic formulation in the world of this bacteria. And now we are doing efficacy trial. जिन लोगों को डायबिटीज है, we are giving these capsules to these patients. और ये जो डेटा है थोड़ा सा ये एफिकेसी ट्रायल है, सेफ्टी ट्रायल। तो सेफ्टी ट्रायल किसके अंदर किया जाता है? हेल्दी वॉलंटियर्स के अंदर। ठीक है ना, सेफ्टी शो करनी है ना। तो अब आप मुझे ये बताएं कि हेल्दी वॉलंटियर्स के अंदर सारी चीजें क्या होंगी? नॉर्मल। अगर मैं आपको एक बैक्टीरिया दे रहा हूँ बाहर से, तो उसकी जो निश ऑलरेडी इस बैक्टीरिया की वहां पर क्या सैचुरेटेड है, तो वो क्या होगा वहां पे? दैट्स व्हाई we did not see any increase in Fecali bacterium, because healthy लोगों के अंदर Fecali bacterium जो है वो प्रेजेंट होता है ही, और इतनी ज्यादा तादाद में होता है कि कहीं बाहर से आने वाले के लिए जगह नहीं होती। अब क्योंकि ये पहली दफा कर रहा था तो मैंने फिर क्या करा कि 2 डोज रखी यहाँ पे, हाई एंड लो। ठीक है, ताकि हमें डोज पता चले कि डोज क्या देंगे। लेकिन जो डी फाइगर होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डी फाइगर जो है बाय मॉडल होता है, कुछ लोगों में होता है कुछ लोगों में नहीं होता। ठीक है, तो जिन लोगों के अंदर डी फाइगर देखा आप नहीं था तो उनके अंदर हाई डोज के अंदर उसकी तादाद बढ़ गई। दिस इंडिकेट्स दैट आवर प्रोडक्ट वाज लाइव।
and we published this trial, and then Nature published another news and views article on that process. इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप देखेंगे किस तरीके से हम बैक्टीरिया को, एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन टॉलरेंट बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गुड बैक्टीरिया जिनकी आज तक प्रोडक्ट नहीं बन सकी वो हम इसकी मदद से डेवलप कर सकें। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इसको यहाँ तक रखते हैं, और ये 2-3 स्लाइड्स हैं, चाहे तो निकाल दूं इनको या यहाँ तक की जो कहानी है वो ये कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोबायोटिक, ठीक है, जो मेटा जीनोम में से ये पहली दफा तारीख में मेटा जीनोम में इसमें बहुत सारे ब्रेक थ्रू हमने करे, वो टाइम नहीं है मतलब डिस्कस करते। तो पहली जो मेटा जीनोम से किसी बैक्टीरिया को निकाल कर अंदर ड्रग करके ह्यूमंस तक लेके गए इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, तो वो ये वाला ट्रायल को पढ़िएगा, अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल। अब हम बात करते हैं कि कन्वेंशनल प्रोबायोटिक, मुझे कोप्रोफेजी की बात करी थी कि वो किस तरीके से उससे कैसे बनाते हैं। तो बायोगाया जो मेरी एक स्टार्टअप कंपनी थी, जो कि बायोगाया एक और प्रोबायोटिक कंपनी उसने खरीदी, जो कि बड़ी कंपनी है रिलेटेडली, तो उससे पहले जो रिसर्च डायरेक्टर था यहाँ पर जो कसास था, तो कसास जो था ये साउथ अमेरिका का ये रहने वाला था। इनकी वाइफ जो थी वो पेरू की थी। पेरू जो है वो एक इलाका है जहाँ पे माचू पिच्चू और वो रिमोट एरिया कबाइल वगैरह वहाँ पे वो रहते हैं। इसने क्या करा कि अपनी मुर्गियों को देखा, ये मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं बता रहा। इसने अपनी मुर्गियों को देखा, तो मुर्गियां ने पाली हुई थी वहां पे, तो मुर्गियां जो थी वो अपने बच्चों को जो थी वो फीसेस खिला रही थी। उसने देखा तो उसने कहा यार ये तो सही है। तो इसका मतलब फिर उसने सोचा कसास ने कि ह्यूमंस में क्या होता होगा। ये बात है 90s की, तो उस जमाने का माइक्रोबायोम में इतनी ज्यादा वो नहीं आई थी। तो इसका दिमाग जो था वो ब्रेस्ट मिल्क की तरफ गया, क्योंकि फीसेस बच्चों को खाना जो है वो पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे उसके मुताबिक, तो इसका दिमाग ब्रेस्ट मिल्क पर गया। तो फिर ये स्वीडन से छुट्टियां गुजारने जब ये अमेरिका गया, तो न्यूयॉर्क में इसने तकरीबन 100 माओ का दूध कलेक्ट करा, ब्रेस्ट मिल्क, और उसमें से उसने बैक्टीरिया आइसोलेशन करने की कोशिश करी, एंड ही फाउंड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला वहां पे। तो वो काफी डिसहार्ट हुआ। तो देन उसके बाद उसकी वाइफ जो थी वो पीरू चली गई, और ये फिर वापस ये भी पीरू गया वहां पर उसके साथ। तो उसने सोचा कि यार हो सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, एंटीबायोटिक के यूज की वजह से जो मिल्क माइक्रोबायोटा है वो चेंज हो गया। तो उसने वहां पे पीरू की जो खवातीन थी उनका दूध जो था वो उनसे हासिल करने की कोशिश करी। अब मुझे नहीं पता कि उसे एथिकल कंसेंट वगैरह क्या करा क्या नहीं करा, तो उसका मुझे नहीं पता। तो ये प्रोफेसर है रियूटर्स, तो इसकी इसी के नाम पर जो है इसको नाम रखा गया है रुपयाज है। और ये वो मदर है, आप इसको सर्च कीजिएगा बायोगैस प्रोटेक्टिस, तो आप देखिएगा ये $1 बिलियन की प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में मौजूद है। पाकिस्तान में इसका 5 ml का ड्रॉप जो है वो तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए, बट इट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान। और ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमने पाकिस्तान के अंदर अपनी जो है एक प्रोडक्ट जो है हमने उसको लॉन्च करा है। अच्छा, तो जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर मैं अब मेरा ख्याल है ये स्टिल भी लाइव काफी। एक और मजेदार चीज, cured from 2 antibiotic resistant plasmid। मिल्क में से ये स्ट्रेन को आइसोलेट किया गया, इसमें एंटी माइक्रो, इसके अंदर जो था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन जो थी वो प्लाज्मिड के ऊपर थी, तो हमने उसको क्योर करा। और क्यूरिंग याद रखिएगा कि यहाँ पर जीएमओस के अंदर शुमार नहीं होती, ठीक है, इसके अंदर हमने कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं करी है, दिस इज जस्ट द क्यूरिंग। और बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन हैं बैक्टीरिया के एंटेरोकोकाई, बहुत सारे जिसके अंदर ये एक क्वेश्चन मार्क है, and this is a very good rationale to defend the product development of those microbes। ठीक है, अगर इसमें से निकाला है तो क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन ये वापस एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन ये आज तक तो इस तरह का कोई वाकया बैक्टीरिया के साथ हमारा नहीं आया वास्तव।
क्लासिकल आप ये देखें कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोफाइल सर जो हम लोग करते थे, बस सिंपल बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। तो 56 स्टडीज इस बैक्टीरिया के ऊपर हुई और आपने एज देख रहे 0 to 12 मंथ। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाउ व्हिच इज कॉल्ड एज लिमोसी लैक्टोबैसिलस न्यूक्लिया इज द अर्ली कॉलोनाइजर ऑफ ह्यूमन गट। ये हमें पता है मेटाजीनोम के डेटा से कि बिफिडोबैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस जो कि एक कॉलोनाइजर है, प्राइमरी कॉलोनाइजर है, अगर ये बच्चों को दे भी दिया जाए नो इश्यूज। एंड दीज आर सम क्लिनिकल ट्रायल्स जो यहाँ पर कंडक्ट किए गए। तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और माइक्रोबायोम का जो कॉन्सेप्ट है, आई प्रेजेंटेड दिस इन बैक इन 2014। तो स्ट्रैटिफिकेशन के कुछ लोग प्रोबायोटिक सप्लीमेंट, जाहिर सी बात है हम उसको करें कि फूड इंटरवेंशन करें, वो डाइट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दो चीज जाहिर सी बात है, ड्रग काफी से ठीक होना है, उसको आप प्रोबायोटिक के चीजों से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप एड ऑन एडवांटेज आपको मिल सकते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरीज होती है, जो मोटे मोटे लोग होते हैं उनको तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, तो इसका काफी डिटेल करके वो डिस्क्राइब करेंगे। एंड फाइनली हमें नहीं पता कि इफेक्टिव डोज क्या है, किसको कितना प्रोबायोटिक देना है, कोई आइडिया नहीं। वायबिलिटी, क्या जो अवेलेबल प्रोडक्ट मार्केट में है वो वायबल है भी कि नहीं, लेकिन काम कर रहे हैं। वाई? आज हम जानते हैं कि पोस्ट बायोटिक इफेक्ट है, पैराबायोटिक इफेक्ट है, ये लाजमी नहीं है कि उनकी वायबिलिटी जरूरी है। हो सकता है कि उसकी बायो प्रोडक्ट उनसे ज्यादा एक्टिव हो, जैसा कि हमें, आपने एंटेरोजर्मिना का नाम शायद यहाँ सुना हो, एंटेरोजर्मिना सुना है? दीज आर द स्पोर्स ऑफ बैसिलस क्लाउडी, और उसका डेटा भी हमारी बात हुई थी सनोफी वालों से वहाँ पे उसका। हमारे पास इसके न्यूज उस वक्त तक नहीं थे, जो आपने बात की कि वो स्पोर्ट्स स्टेट में जाके जो है वो जर्मिनेट होते भी हैं या नहीं होते, लेकिन आप देखें किस हिसाब से जो है वो टारगेटेड आउटकम्स किस तरीके से हम उसको मेजर करें। साइनेटिक एक बैक्टीरिया का दे रहे हैं, उससे दूसरे बैक्टीरिया का क्या फायदा हो रहा है। साइनेटिक का मतलब होता है कि 2 जमा 2 = 5, ठीक है ना, 2 जमा 2 जब 4 होने चाहिए, लेकिन अगर साइनेर्जी की हम बात करें तो इसका मतलब 2 जमा 2 जब उससे कहीं ज्यादा हो। हमें और कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं। सेफ्टी एक कंसर्न है, क्योंकि मैंने जैसे बताया हम सारे जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो जो चीज मेरे लिए सेफ है क्या वो आपके लिए सेफ है क्या नहीं है। इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, जो कॉलोनाइज बैक्टीरिया मेरे अंदर हो रहा है क्या वो सबके अंदर कॉलोनाइज होगा, तो इससे और फ्यूचर डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से हम जो है वो एक स्ट्रैटेजी बनाए कि हम बहुत क्विकली जो है वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा प्रोबायोटिक किस बंदे के लिए या कौन सी ड्रग किस बंदे के लिए सूटेबल। और आखिर में जो है वो मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा प्रोजेक्ट बच्चा के साथ हमने पोस्ट ऑफिस स्टार्ट करा, उसके बाद नाउ वी आर पार्टनर इन मैनी बायोटेक कंपनी। This is Gianfranco, he is the CSO of BioLive now. तो उसके बाद ये हमारी टीम है, हमारे पास तकरीबन जो है वो 50 लोगों का ग्रुप का टीम है हमारे पास, और ज्यादातर जो है वो उसमें पोस्ट डॉक है, और उसके बाद फिर हमारे पास डेटा एनालिसिस की जो चाइनीज टीम है वो अलग है, और बाकी जो है वो जो सिंथेसिस का उसका जो काम है वो हम आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी कंपनी, हमारी जो एक कंपनी है वो हम क्या कर रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं माइक्रोबियल एंजाइम्स के ऊपर कि हम उसको किस तरीके से इनहिबिट करें। जैसे मैंने आपको बताया निडाजोल प्रोपेनेट, उस बैक्टीरिया को या तो खत्म कर दिया जाए या उस एंजाइम पर जो है टारगेट करके उसको इनहिबिट करें। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे बर्दाश्त करने का। इन्होंने मुझसे एक्चुअली इनसे काम ले लिया 2 घंटे की मैं क्लास लेता हूँ, तो इन्होंने कहा आज उस्ताद को भी 1.5 घंटे की क्लास कराया।
I really appreciate the presentation. Normally तरीक़ेकार ये होता है कि वैसी haphazard discussion शुरू हो जाती है, इसीलिए मैं उठ के यहाँ आ गया कि मैं इसको मॉडरेट कर सकूं आपके दरमियान सवाल जवाब को। हमारे पास चाय के दरमियान सिर्फ 5-10 मिनट होंगे। In the beginning, when I encountered myself with this science, I said is a shit science. Many years ago, when he was in my lab, I started this shit science myself. It's fruiting after 10 years now, so it took quite a lot of time. Really appreciate now this shit science convert into interdisciplinary science. If you see the beginning of the few slides, so very much biochemistry I learned almost 30 years ago back in Qaeda University, Islamabad, when I was master's students for biochemistry. So I forget everything and it's remind everything. It's fantastic presentation. It gives the idea about the new areas in the world, though a little, but in Pakistan also there is work going on. Even in myself, in my lab, where he is the co-supervisor of my PhD student also. Now is a session open for a few questions quickly, or don't hesitate. जो आप पूछना चाहते हैं is anyway shit science. जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, इसके लिए लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं। प्लीज थोड़ा सा लाउड बेटे, थोड़ा सा लाउड। उर्दू में भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। पहला सवाल था जो रिव्यू में हमसे आज करा कि आप रिव्यू तो नहीं कर सकते, तो अगर मैं एक चीज जीनस स्पीशीज स्ट्रेन और स्ट्रेन जो होती है उसमें डिफरेंशिएशन होता है। फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, इकोलाई नेक्स्ट 1917 1917 इकोलाई जो है वो वाइल्ड स्ट्रेन है, प्रोबैटिक है, और मुझे आइसोलेट किया गया था, तो उस टाइम आइसोलेट किया गया था वर्ल्ड वॉर के अंदर, जब पैसेंजरी की वॉर फैली थी और एक जो सोल्जर था ताकि उसको डायरेक्टली नहीं हुई थी, बाकी पूरी बटालियन को हो गई थी। ठीक है, अब उस इकोलाई के अंदर 1917 वाला है, उसके अंदर क्या है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो वही काम हमने करा। अगर आप उस फाइल के अंदर देखेंगे कि हमने जो अपना स्ट्रेन जो था उसके जो न्यूक्लियोटाइड पर जो एसिडिटीज विद सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो था वो हमने डाटा जीनोम के अंदर पीसेस के अंदर हमने वो शो करा, उसी से ही हमने क्या करा कि उसको क्वांटिफाई करा। अगर आप देखें रीड्स जो मैंने यहाँ पे शो करी है, यहाँ देख रहे हैं आप टोटल रीड्स की हमने बात करी है, तो हमने उस तरीके से क्वांटिफाई करा। क्योंकि कल्चर हम कर नहीं सकते, क्योंकि कल्चर उतना टारगेट आइसोलेशन जो है वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप देखिए कि पेशेंट बहुत ज्यादा थे हमारे। अगर एक सैंपल होता तो उसमें से तो मैं करके बता सकता था, लेकिन इतना ज्यादा थे तो पॉसिबल नहीं। दोबारा ये इस तरीके से करके यहाँ पर शो किया जाता है। बायोमार्कर भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर में क्या है कि वो जेवो की कैटेगरी में आ जाएगा, और जेवो जो है वो बाद रेगुलेशन के अंदर अलाउड है और बाद जो ममालिक है उसको अलाउ नहीं करते। Most of the developed countries don't accept. Excellent question, Shabash. This typically reflects his biochemistry too. Please. Any shit question? नहीं, मुझे उम्मीद है you enjoyed the slightly different story as compared to what you ever listen in this institute, the presentation. My presence itself also confirmed this. तो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं समझता हूँ आज जुम्मे का दिन है, आप भी चाय पीजिए प्लीज प्लीज। हाँ, अच्छा सवाल है। नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ आसानी के लिए। There is a recent review article from a lab about
what they said, psychotropic bacteria, which helped many are reported actually. This 2025 or 2024, this publication in Beneficial Microbes. तो अगर आप वो पढ़ लें तो बहुत सारे हैं बैक्टीरिया एक्चुअली, हाइपरटेंशन इंक्लूडेड. देखिए हाइपरटेंशन जो है ना वो ग्लाइसीन का शायद नाम सुनो, का नाम सुनो, ये जब मेटाबोलाइज होता है तो उसके बाद ट्राइमिथाइलामाइन बनता है. ट्राइमिथाइलामाइन जो है उसके बाद फिर ये लिवर के अंदर जाकर के या फिर वो के अंदर कन्वर्ट होता है. इसी तरीके से कार्बोदीन जो होता है तो वो बैक्टीरिया जब ये मीट को मेटाबोलाइज करते हैं they can trigger the hypertension and there is a bunch of bacteria that. और जो मसला है वो यही मसला है कि हम बीमारी बैक्टीरिया पर जैसा मैंने बताया ये भी अलग तरह के खड़ा होता है, लेकिन वो सारे बैक्टीरिया जो है उसके बुनियाद के ऊपर हम उनको डिसबायोटिक या उसको नॉर्मल माइक्रोबायोटा हम उसको नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिविजुअली जो है वो फंक्शन नहीं कर सकते एक्ट इन द कम्युनिटी. तो उस कंसोर्शियम के अंदर तो बैक्टीरियोइडेस की बहुत सारी स्ट्रेन है जो कि इसके अंदर लिंक है हाइपरटेंशन के साथ. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो उसका कॉज है, आप कोई सा भी लिटरेचर में जाकर देंगे वो आपको आखिर में जो है डिस्क्लेयर होगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी इससे कॉज हो रही है, क्योंकि एक डिफरेंट पर्सन के अंदर वही बैक्टीरिया बेनिफिशियल हो सकता है, लास्ट में ऐसा हो सकता है. तो इकोलाई की कुछ स्ट्रेन है दे लव के वो डीएनए को प्रोड्यूस करती है. तो अगर आपने इसको पढ़ना चाहती है, आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप देन वी हैव टू लुक इनटू द पास्ट. और इसी वजह से माइक्रोबायोम के अंदर अब जो बात हो रही है वो फंक्शन की बात हो रही है कि फंक्शन को देखा जाए ना कि माइक्रो फंक्शन को. इसी वजह से जो हमारा काम है वो आप देखेंगे फंक्शनल स्टडीज के पर बहुत ज्यादा करें. अभी रिसेंटली कई रिव्यू आर्टिकल आए, नॉट ओनली टू माय लैब, देयर इज other good review articles also on the same subject. बिल्कुल एजिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और एजिंग के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ. देखिए एक होती है एजिंग और एक होती है हेल्दी एजिंग. ठीक है, यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा जो इस वक्त रिसर्च की जा रही है वो इंश्योरेंस कंपनीज पे वो पैसा लगा रही है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं बहुत सारी बीमारियों के अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं. तो हमारा जो एक गोल है वो यही है कि किस तरीके से हम हेल्दी एजिंग पे उसको रखा जाए और उसके अंदर हम काफी सक्सेसफुल हुए हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे रिटायरमेंट की जो एज है उसको बढ़ा दिए गए. लेकिन हमारा एक और सेंटर है जो कि एवोल्यूशन के नाम से सऊदीया के अंदर है. और एवोल्यूशन का जो हमारा जो मेन एम है कि किस तरीके से एजिंग है उसको देखा जाए. तो देखिए हेल्दी एजिंग के अंदर जो बात की जा रही है वो यही बात की जा रही है किस तरीके से जो माइक्रोबायोम है उसकी डाइवर्सिटी को जो है वो इनरिच रखा जाए. तो एजिंग के अंदर जो है कुछ इस तरह का कंसोर्शियम लाजमी बनाया जा रहा है, सिंप्लीफाइड कम्युनिटी जो कि डेडिकेटेड पूरे लोग. मेरा ख्याल में यहाँ पर एक वो कोई इंश्योर के नाम से कुछ तरह की चीजें आती हैं, इनके सप्लीमेंट्स आते हैं बहुत सारे. तो एजिंग के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि जो कॉन्स्टिपेशन है, ब्लड मोटिलिटी है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो हमारा जो एम है वो यही है कि हम एजिंग हेल्दी एजिंग को किस तरीके से जो है वो कंटिन्यू करें या हेल्दी एजिंग के ऊपर बात की. डिफरेंट कलर्स हैं, वो डेफिनेटली बैक्टीरिया की वजह से होती है. लेकिन जब हम करते हैं तो बहुत रेयर वन तरफ यूनिक वाली सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास साइक्लिस्ट के ऊपर कोई पैरासाइट नहीं लग रहा है. मतलब बहुत रेयरली नॉर्मल सिचुएशन में आ रहे हैं, लेकिन उस पेशेंट को डायरिया कहते हैं. उसका रीजन क्या ये माइक्रोब हो सकते हैं क्या, वो क्यों नहीं है, क्या रीजन हो सकता है इसका? दे आर नॉट नॉर्मल. पैरासाइट से होते हैं वो बट माइक्रोबायोम के अंदर बहुत लेस होते हैं, बहुत इतना ज्यादा वो अबंडेंट नहीं होते. लेकिन पैरासाइट का इन टर्म्स ऑफ वेरी स्टडी नहीं जो
किसी तरीके से nematodes हैं, तो नहीं, इतना तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो आपका न्यूरल रेवोल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर दे आर क्वाइट एक्टिव। और मैं सरप्राइज नहीं होगा कि अगर आपको फ्यूचर में ऐसी स्टडीज मिले तो जिन लोगों को बचपन में पैरासाइट्स के इन्फेक्शन हुए, नेमाटोड के इन्फेक्शन हुए, दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोलाइटिस। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, हेलिकोबैक्टर का आपने नाम सुना होगा, बैक्टीरिया जो है वो अल्सर हो जाएगा, लेकिन अच्छी स्टडीज आई है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये दिखा गया कि हेलिकोबैक्टर जो है उनका गैस्ट्रिक अल्सर्स तो होते हैं, लेकिन वो गैस्ट्रिक कैंसर से प्रोटेक्टेड है। तो इट्स अ ट्रेड ऑफ काइंड ऑफ थिंग। तो जो डायरिया होता है, जो ब्रिस्टल ऑफ कोर्स ये जो है इसका वायरल भी हो सकता है, कि बैक्टीरियल फेज की वजह से क्या है कि कुछ वायरसेस जो है उन्होंने किसी आपके जो कम्युनिटी में जो इतनी स्पीशीज है उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करा, एंड देन आपको बैक की बात है कि एक ट्रिगर हुआ और देन मैं माजरत चाहता हूँ कि मजीद सवालात भी ले सकते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम हो जाता है और जो लोग बाहर मुंतजमीन हैं वो बार बार झांक रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। प्लीज डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे देखो इतना इंटरेस्टिंग लेक्चर हैं? इंटरेस्टिंग लेक्चर यू कैन सी इज मोर देन एक्चुअली अवेयरनेस, 100। अपडेटेड अवेयरनेस जो कि दुनिया में हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, हाँ। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहिए। आइए सर। आगे। ये सर मेरे को चाय का टाइम। आइए सर, प्लीज आइए डॉक्टर साहब। आप अपनी चीजें लेंगे। जल्दी और एक मोटा ठीक है। प्लीज